नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। इन ए यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट यूजिंग मोनोक्रोमेटिक लाइट। मोनोक्रोमेटिक लाइट का मतलब क्या हुआ, जो वेवलेंथ लाइट यूज कर रहे हैं वो एक सिंगल वेवलेंथ की है, ठीक। द फ्रिंज पैटर्न शिफ्ट्स बाई ए सर्टेन डिस्टेंस ऑन द स्क्रीन व्हेन ए माइका शीट ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.6 एंड थिकनेस 1.964 माइक्रोन। माइक्रोन कितना होता है, माइक्रोमीटर। ये उन्होंने गलत दिया, 1 माइक्रोन जो है वो 10⁻⁻8 नहीं है, ये -6 मीटर है, ठीक। माइक्रोन जो होता है वो माइक्रोमीटर के बराबर होता है, 10⁻6 मीटर के बराबर, ठीक। इज इंट्रोड्यूस्ड इन द पाथ ऑफ वन ऑफ द इंटरफेयरिंग वेव्स, ठीक। तो दो स्लिट्स होंगी, एक स्लिट S1 होगी, एक इंटरफेयरिंग वेव यहाँ से जाएगी और एक इंटरफेयरिंग वेव यहाँ से जाएगी, और वो दोनों वेव्स स्क्रीन पे जाके इंटरफेरेंस करेंगी, ठीक है। तो ये कह रहे हैं कि अगर हम किसी एक स्लिट के सामने एक माइका शीट इंट्रोड्यूस कर देते हैं, उसका आपको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी दिया है और उसकी आपको थिकनेस भी दी है, ठीक है। तो जो पैटर्न है, फ्रिंज पैटर्न है, वो शिफ्ट करेगा, हमको भी पता है वो शिफ्ट करेगा। किस डायरेक्शन में शिफ्ट करेगा, जिस तरफ आपने माइका शीट, जिस तरफ आपने कोई शीट इंट्रोड्यूस की है, तो ये पूरा का पैटर्न नीचे की तरफ शिफ्ट कर जाएगा। कितना शिफ्ट करेगा वो इस बात पर डिपेंड करेगा कि इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है और इसकी थिकनेस कितनी है, ठीक। उसके बाद क्या कह रहे हैं, द माइका शीट इज देन रिमूव्ड एंड द डिस्टेंस बिटवीन द स्क्रीन एंड द स्लिट इज डबल्ड। माइका शीट को हटा देते हैं और जो डिस्टेंस d था, d होता है स्क्रीन और स्लिट्स के बीच का सेपरेशन, उसको डबल कर देते हैं, यानी उसको 2 टाइम्स d कर देते हैं। इट इज फाउंड दैट डिस्टेंस बिटवीन द सक्सेसिव मैक्सिमा नाउ इज द सेम एज द ऑब्जर्व फ्रिंज शिफ्ट अपॉन द इंट्रोडक्शन ऑफ माइका शीट। अब कह रहे हैं कि जब हमने d से डिस्टेंस 2d कर दिया, तो अब जो सक्सेसिव मैक्सिमा के बीच का डिस्टेंस है, यानी जो फ्रिंज विड्थ है, इस केस में नहीं, इस केस में जो फ्रिंज विड्थ है वो किसके बराबर है, वो है आपकी डिस्टेंस बिटवीन द सक्सेसिव मैक्सिमा, मतलब फ्रिंज विड्थ इज नाउ द सेम एज द ऑब्जर्व फ्रिंज शिफ्ट। यानी फर्स्ट केस में जो पूरे फ्रिंजेस जो शिफ्ट हुई होंगी, पूरा पैटर्न जो शिफ्ट हुआ होगा, अगर उसको शिफ्ट को y बोलें, y शिफ्ट हुआ है पूरा पैटर्न, तो अब जो फ्रिंज विड्थ है वो पुरानी शिफ्ट के बराबर है। ऐसा क्वेश्चन में कह रहे हैं, ठीक है। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, जब आपने माइका शीट इंट्रोड्यूस की तो पूरा का पूरा इंटरफेरेंस पैटर्न जो स्क्रीन पे है वो नीचे की तरफ शिफ्ट करेगा। कितना शिफ्ट करेगा, मान लिया हमने कह दिया उसको y, ठीक। अब क्या कर रहे हैं, इस माइका शीट को हटाया उन्होंने और ये जो डिस्टेंस है d, उसको डबल कर दिया। स्क्रीन जितनी डिस्टेंस पे थी उसकी डबल डिस्टेंस पे पीछे की तरफ शिफ्ट कर दी गई है। अब वो डिस्टेंस कितना हो गया, 2 टाइम्स d। तो 2 टाइम्स d होने के बाद स्क्रीन कहीं पीछे आ गई होगी, तो अब जो फ्रिंज विड्थ आएगी w, वो उस पुराने y के बराबर है। ये क्वेश्चन में कंडीशन दी गई है, ठीक है। और फाइंड क्या करना है, फाइंड आपको वेवलेंथ फाइंड करनी है। मोनोक्रोमेटिक लाइट जो यूज की गई है उसकी वेवलेंथ क्या होगी, ठीक। बाकी सारी चीज़ें एज यूजुअल मान लेते हैं। ये डिस्टेंस कितनी मान लेते हैं, d। वेवलेंथ हमने लैम्डा मान लिया, इस लैम्डा को हमें फाइंड करना है, ठीक है। तो सबसे पहले हम ये फाइंड करेंगे कि फ्रिंज पैटर्न कितना शिफ्ट हुआ होगा, y फाइंड करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो फ्रिंज पैटर्न जितना शिफ्ट होगा वो इस बात पर डिपेंड करेगा कि ये जो माइका शीट इंट्रोड्यूस किया है इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है, इसकी थिकनेस कितनी है, ठीक है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मान लिया म्यू है, म्यू की वैल्यू आपको दी है 1.6, क्वेश्चन में म्यू की वैल्यू दी है 1.6, और थिकनेस t मान ली है और t की वैल्यू दी है 1.964 माइक्रोन। माइक्रोन का मतलब होता है 10⁻⁻6 मीटर, ठीक है। तो इसके इंट्रोड्यूस करने से कितना एक्स्ट्रा ऑप्टिकल पाथ लेंथ इंट्रोड्यूस हो गई यहाँ से जाने वाली वेव के लिए, तो वो कितनी आती थी, तो वो आती थी एक्स्ट्रा ऑप्टिकल पाथ लेंथ, अगर हम लिखें डेल्टा x, तो वो आती थी μ-1 इंटू टी, ठीक। कैसे निकालते थे, जब यहाँ पे कोई शीट नहीं होगी, सिर्फ इतने रीजन को देखो, जितने रीजन में शीट रखी है सिर्फ उतने रीजन को देखो, बाकी रीजन में कोई चेंज नहीं हुआ है, सिर्फ इतने रीजन को देखो। तो जब यहाँ पे कोई शीट नहीं थी तो ऑप्टिकल पाथ लेंथ t के बराबर होगी, क्लियर। जैसे ही आपने यहाँ पे शीट पुट कर दी, अब ऑप्टिकल पाथ लेंथ म्यू इंटू टी के बराबर होगी। तो कितना डिफरेंस आया, पाथ डिफरेंस कितना क्रिएट हुआ है, तो वो होगा म्यू टी माइनस टी, यानी μ-1 इंटू टी, ठीक है। इतना ऑप्टिकल पाथ डिफरेंस क्रिएट होगा। इसकी वजह से जो सेंट्रल मैक्सिमा यहाँ था, अब वो सेंट्रल मैक्सिमा कहीं यहाँ आ जाएगा, अब यहाँ पे कहीं सेंट्रल मैक्सिमा होगा, ठीक है, क्लियर। कितना शिफ्ट हो गया है नीचे, y, ठीक है। तो अब आपको ये देखना है कि ये जो y शिफ्ट हुआ है इसकी वजह से कितना पार्ट डिफरेंस आएगा, तो वो होगा y टाइम्स स्मॉल d बाई कैपिटल D।
डी साइन थीटा होता था, अगर आपको याद हो मैं बना देता हूँ वेव। एक वेव ये आएगी यहाँ से और एक दूसरी वेव ये यहाँ से आएगी, ये दोनों इंटरफेयर करेंगे, यहाँ पे सेंट्रल मैक्सिमम बनेगा। ठीक है, हम यहाँ से क्या डालेंगे, यहाँ से ड्रॉ करेंगे परपेंडिकुलर। अब ढंग से देखना आपको, इस पर सेंट्रल मैक्सिमम बनना है। सेंट्रल मैक्सिमम का मतलब क्या है कि दोनों वेव के बीच में कोई पार्ट डिफरेंस नहीं होना चाहिए। ठीक, इस वेव ने एक्स्ट्रा पार्ट डिफरेंस क्रिएट कर लिया है स्लिट लगा के। कितना एक्स्ट्रा क्रिएट कर लिया है इस वेव ने, वो कर लिया है μ-1 इंटू टी। तो ये वाली वेव भी एक्स्ट्रा क्रिएट करेगी ताकि इसका एक्स्ट्रा और इसका एक्स्ट्रा आपस में कैंसिल आउट हो जाए। अब जब दोनों वेव यहाँ पर पहुंचे तो दोनों के बीच में कोई पार्ट डिफरेंस नहीं हो और यहाँ पे क्या बने, सेंट्रल मैक्सिमम। सेंट्रल मैक्सिमम की कंडीशन यही होती है कि दोनों वेव के बीच में कोई पार्ट डिफरेंस नहीं होना चाहिए, दोनों वेव्स के बीच में कोई फेज डिफरेंस नहीं होना चाहिए। क्लियर, दोनों के इक्वल पाथ होने चाहिए। ठीक है, तो इसने एक्स्ट्रा पार्ट ट्रेवल किया है स्लिट की वजह से। कितना एक्स्ट्रा पार्ट ट्रेवल किया, कितना एक्स्ट्रा ऑप्टिकल पार्ट ट्रेवल किया है, तो वो है μ-1 इंटू टी। अब इस एक्स्ट्रा को बैलेंस करने के लिए ये वाली वेव भी कुछ एक्स्ट्रा ट्रेवल करेगी। तो ये कितना एक्स्ट्रा ट्रेवल कर रही है, ये इतना एक्स्ट्रा ट्रेवल कर रही है। मैंने यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है। ये कितना होता है, तो अगर ये एंगल थीटा है तो ये होता है डी साइन थीटा। तो इसका एक्स्ट्रा पाथ ट्रेवल कितना, डी साइन थीटा, ताकि दोनों के एक्स्ट्रा एक दूसरे को कैंसिल आउट कर दें। जब वेव इस पॉइंट पे पहुंचे तो दोनों के एक्स्ट्रा एक दूसरे के कैंसिल आउट कर दिया तो दोनों का ऑप्टिकल पाथ लेंथ बराबर होगी, कोई पार्ट डिफरेंस नहीं होगा और यहाँ पे क्या बन जाएगा, सेंट्रल मैक्सिमम। ठीक है, डी साइन थीटा को क्या लिख लेते थे हम, डी टेन थीटा। अगर आपको याद हो सब कुछ वैसे ही चलेगा। टेन थीटा क्या होता था, तो उसके लिए भी एक लाइन ड्रॉ करते हैं। वो लाइन हम यहाँ से ड्रॉ करते थे, ये इस तरह से, और हम ये कहते थे कि अगर ये एंगल थीटा है तो डेफिनेटली ये वाला एंगल भी क्या होगा, थीटा। पुराना वही सेटअप सब कुछ। ठीक है, टेन थीटा क्या हो जाएगा, वाई अपॉन कैपिटल डी। तो ये बन जाएगा डी इंटू वाई अपॉन कैपिटल डी। ठीक है, तो यहां से हमको क्या चाहिए, हमने वाई फाइंड कर लेते हैं। यहां से हम वाई कितना आ जाएगा आपका, तो वाई आ जाएगा μ-1 इंटू टी टाइम्स कैपिटल डी अपॉन स्मॉल डी। इतनी फ्रिंज शिफ्ट होगी। ठीक है, फ्रिंजेस जो हैं, जो पैटर्न जो है वो नीचे की तरफ कितना शिफ्ट हो जाएगा, इतना शिफ्ट हो जाएगा माइका शीट इंट्रोड्यूस करने की वजह से। ठीक है, और ये जो फ्रिंज शिफ्ट है ये फ्रिंज विड्थ के बराबर होगी कब, जब ये डिस्टेंस डी से बढ़ के कितनी हो जाएगी, 2 टाइम्स डी। तो फ्रिंज विड्थ का फॉर्मूला क्या होता है, फ्रिंज विड्थ का जो फॉर्मूला होता है वो होता है लैम्डा डी अपॉन स्मॉल डी। ये होती है फ्रिंज विड्थ। लेकिन अब जो डी है वो आपकी कितनी है, वो 2 टाइम्स डी है। तो डी की जगह हम क्या पुट करेंगे, 2 टाइम्स डी। ठीक है, और क्वेश्चन में क्या दिया है कि ये दोनों क्या है, इक्वल है। तो बस इक्वेट कर देते हैं हम, लैम्डा टाइम्स 2 टाइम्स डी डिवाइडेड बाई स्मॉल डी इज इक्वल टू μ-1 इंटू टी कैपिटल डी बाई स्मॉल डी। ये कैपिटल डी स्मॉल डी कैंसिल आउट हो जाएंगे, इसलिए क्वेश्चन में दिए भी नहीं गए हैं। तो लैम्डा यहाँ से कितना आ गया, जो वेवलेंथ मोनोक्रोमेटिक लाइट की वेवलेंथ μ-1 इंटू टी डिवाइडेड बाई 2। क्लियर, ये होगी उस मोनोक्रोमेटिक लाइट की वेवलेंथ। ठीक है, क्वेश्चन बहुत सिंपल है। क्वेश्चन में क्या बस 2 स्टेप हैं। पहला स्टेप क्या है कि एक माइका शीट इंट्रोड्यूस किया, उसकी वजह से फ्रिंज पैटर्न कितना शिफ्ट हो जाएगा वो फाइंड कर लिया, और फिर जब डी से ये डिस्टेंस 2d कर दिए तब फ्रिंज विड्थ कितनी होगी वो फाइंड कर दिया। और क्वेश्चन में कह रहे हैं कि दोनों बराबर हैं, इक्वेट कर दिया, लैम्डा की वैल्यू आ गई। क्लियर, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। 2 ट्रांसपेरेंट स्लैब्स हैविंग इक्वल थिकनेस but different refractive indices μ1 and μ2 are pasted side by side to form a composite slab। ठीक है, कुछ इस तरह से सिस्टम दिया है। 2 स्लैब हैं आपके पास, एक स्लैब ये है और दूसरी स्लैब उसी के साइड बाई साइड इस तरह से फिक्स की गई है। ठीक, दोनों की जो थिकनेस है वो सेम है। ठीक है, थिकनेस टी मान लेते हैं, तो इसकी भी थिकनेस टी है और इसकी भी थिकनेस टी है। बस फर्क इतना है कि इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ1 है और इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है, μ2 है। वो ये कंपोजिट स्लैब बना दी गई साइड बाय साइड कनेक्ट करके। ठीक है, दिस स्लैब इज प्लेस्ड जस्ट आफ्टर द डबल स्लिट ऑफ ए यंग्स एक्सपेरिमेंट सो दैट द लाइट फ्रॉम वन स्लिट goes through one material and the light from other slit goes through other material। ठीक है, अब इन स्लैब्स को एक यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में
स्लिट्स के आगे रखा गया और इस तरह से रखा गया था एक स्लिट की लाइट एक मटेरियल से क्रॉस करे और दूसरी स्लिट की लाइट दूसरे मटेरियल से क्रॉस करे। ठीक है, तो कुछ इस तरह का सेटअप होगा। ठीक, स्लैब्स को अलग कलर से बना देते हैं। ठीक, इस तरह से ये रखा गया। दोनों की थिकनेस पता है आपको, सेम है, और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दोनों का अलग अलग है, एक का μ1 है, एक का μ2 है। ठीक है, अभी इस स्लिट से जो लाइट जाएगी, S1 स्लिट से जो लाइट पास करेगी वो μ1 के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में से पास करती हुई जाएगी, और S2 से जो लाइट पास करेगी वो μ2 के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से पास करती हुई जाएगी। व्हाट शुड बी द मिनिमम थिकनेस ऑफ द स्लैब? स्लैब की मिनिमम थिकनेस पूछिए, टी की मिनिमम वैल्यू पूछिए आपसे, सो दैट देयर इज ए मिनिमम एट द पॉइंट पी नॉट। पॉइंट पी नॉट क्या होता है आपका? तो ये जो मिडिल पॉइंट होता है जहां पे नॉर्मल कंडीशंस में सेंट्रल मैक्सिमम बनता है वो होता है पॉइंट पी नॉट। तो पूछ रहे हैं कि पॉइंट पी नॉट पे मिनिमा बने, पॉइंट पी नॉट पे इंटेंसिटी क्या हो, मिनिमम हो, मिनिमा बने पॉइंट पी नॉट पे। और पी नॉट के बारे में एक्सप्लेन भी कर दिया है, विच इज इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम द स्लिट्स, मतलब वही पॉइंट है जहां पे नॉर्मल कंडीशंस में क्या बनता है, सेंट्रल मैक्सिमम बनता है। ठीक है, तो आप समझो जरा इसको कि अब एक लाइन जो है वो, एक रे जो है वो S1 से जाएगी, एक वेव जो है वो S1 से जाएगी, और एक वेव जो है वो S2 से जाएगी। ठीक है, S1 से जो जाएगी और S2 से जो जाएगी, S1 से जो पास करेगी उसमें स्लिट इस रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में पास करने की वजह से कितना एक्स्ट्रा ऑप्टिकल पाथ लेंथ ट्रेवल कर लेगी तो वो होगी μ1 - 1 इंटू टी। ठीक है, ये कितना एक्स्ट्रा ट्रेवल कर लेगी तो वो होगी μ2 - 1 इंटू टी। ठीक है, अगर पॉइंट पी पे सेंट्रल मैक्सिमम बनता तो वो तब बनता जब ये दोनों इक्वल हो जाते हैं, इसकी एक्स्ट्रा ऑप्टिकल पाथ लेंथ और इसकी एक्स्ट्रा ऑप्टिकल पाथ लेंथ अगर बराबर हो जाती तो ये आपस में एक दूसरे को कैंसिल कर देते और नेट ऑप्टिकल पाथ लेंथ में जो डिफरेंस है वो जीरो होता और पॉइंट पी पे क्या बनता, सेंट्रल मैक्सिमम बनता। लेकिन आपको क्या बनाना है, आपको बनाना है उस पर मिनिमा, और टी की मिनिमम वैल्यू चाहिए। ठीक है, तो अब जो पार्ट डिफरेंस होगा दोनों वेव में, तो मैं ऐसा लिख सकता हूँ μ1 - 1 इंटू टी। मुझे पता नहीं है कि ये वाली वैल्यू ज़्यादा है कि ये वाली वैल्यू ज़्यादा है, क्वेश्चन में ये गिवन नहीं है कि μ1 ज़्यादा है कि μ2 ज़्यादा है, तो मैं डिफरेंस के टर्म्स में लिखता हूँ, डिफरेंस μ2 - 1 इंटू टी। ये जो डिफरेंस होना चाहिए, मिनिमा के लिए क्या कंडीशन होती है, तो वो होती है 2n - 1 इंटू λ/2। जो पार्ट डिफरेंस होना चाहिए वो λ/2 का इंटीग्रल मल्टीपल होना चाहिए, और वो इंटीजर जो हैं वो ऑड होते हैं, 1, 3, 5, यानी n की वैल्यू 1 पुट करोगे तो λ/2 आ जाएगा, n की वैल्यू 2 पुट करोगे तो 3 λ/2 आ जाएगा, n की वैल्यू 3 पुट करोगे तो 5 λ/2 आ जाएगा। ठीक है, क्लियर है? तो λ/2 का ऑड मल्टीपल होना चाहिए पाथ डिफरेंस जो है, क्लियर? ये है मिनिमा की कंडीशन। ठीक है, तो अगर हम t कॉमन ले लें तो जो अंदर बचेगा वो बचेगा μ1 डिफरेंस μ2 इक्वल टू कितना आ जाएगा, 2n - 1 इंटू λ/2। तो t कितना आ गया? एक तरीका ऐसा कर सकते हैं, ये जो डिफरेंस का खेल है इसको हम मॉड में कन्वर्ट कर सकते हैं, क्योंकि आपको पॉजिटिव ही चाहिए। अगर μ1 बड़ा हुआ तो μ1 - μ2 चाहिए, और अगर μ2 बड़ा हुआ तो μ2 - μ1 चाहिए। ठीक है, हमें पता नहीं कौन सा बड़ा चाहिए, तो इसको मॉड लगा के μ1 - μ2 लिख देते हैं। ठीक है, अब अगर μ1 बड़ा हुआ तो इसका आंसर μ1 - μ2 आएगा, अगर μ2 बड़ा हुआ तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, μ2 - μ1 आ जाएगा, क्योंकि मॉड के बाहर सिर्फ पॉजिटिव वैल्यू आती है। इक्वल टू 2n - 1 इंटू λ/2। ठीक, तो t कितनी आ गई, जो थिकनेस चाहिए वो कितनी आ गई, एक जनरल सॉल्यूशन आ गया आपके पास, वो आ गया 2n - 1 इंटू λ/2 मॉड μ1 - μ2। अब अगर t की मिनिमम वैल्यू चाहिए तो n की मिनिमम वैल्यू पुट करनी पड़ेगी यहाँ पे, और n की मिनिमम वैल्यू होती है 1। तो t की मिनिमम वैल्यू के लिए n इक्वल टू क्या होगा, 1। ठीक है, n इक्वल टू क्या पुट करना पड़ेगा, 1, यानी पॉइंट p पे जो बनेगा वो फर्स्ट मिनिमम बनेगा। और t की मिनिमम वैल्यू कितनी आ जाएगी, n की वैल्यू जैसे 1 पुट करोगे तो ये आ जाएगा λ/2 टाइम्स मॉड μ1 - μ2।
ये टी की मिनिमम वैल्यू आएगी। अगर आप पॉइंट पी पे क्या चाहते हो, मिनिमम इंटेंसिटी चाहते हो। क्लियर? अच्छा, फर्स्ट मिनिमा बन रहा है यहाँ पे, ठीक है। तो ये कौन सा वाला फर्स्ट मिनिमा बन रहा है? सेंट्रल मैक्सिमा के ऊपर होता है वो फर्स्ट मिनिमा बन रहा है कि सेंट्रल मैक्सिमा के नीचे होता है वो फर्स्ट मिनिमा बन रहा है? तो ये डिपेंड करेगा कि म्यू1 बड़ा है कि म्यू2 बड़ा है। ढंग से समझना है। अगर म्यू1 बड़ा हुआ म्यू2 से तो पूरा पूरा पैटर्न ऊपर शिफ्ट होगा। ऊपर शिफ्ट होने का मतलब क्या हुआ? ये नीचे वाला सेंट्रल मैक्सिमा के जो नीचे वाला फर्स्ट मिनिमा होता है यहाँ पे वो होगा, क्योंकि सेंट्रल मैक्सिमा अब ऊपर आ गया होगा। अगर म्यू1 बड़ा हुआ म्यू2 से, अगर म्यू2 बड़ा हुआ म्यू1 से तो पूरा पूरा पैटर्न नीचे शिफ्ट करेगा। तब सेंट्रल मैक्सिमा कहाँ आएगा? नीचे की तरफ आएगा। तब जो पॉइंट पी नॉट पे होगा वो सेंट्रल मैक्सिमा के ऊपर वाला फर्स्ट मिनिमा होगा। क्लियर? तो ये कौन सा फर्स्ट मिनिमा होगा? ये एक्चुअली इस बात पर डिपेंड करेगा कि म्यू1 बड़ा है कि या म्यू2 बड़ा है। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ए थिन पेपर ऑफ थिकनेस 0.02 mm having a refractive index 1.45 is pasted across one of the slits in a Young's double slit experiment। ठीक है, किसी एक स्लिट के आगे एक पेपर इंट्रोड्यूस कर दिया है, उसकी थिकनेस दी है t और उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया है म्यू। क्लियर? पेपर ट्रांसमिट्स 4/9 ऑफ द लाइट एनर्जी फॉलिंग ऑन इट। ठीक है, यानी ये जो इंटेंसिटी, जो एनर्जी यहां से ट्रांसमिट करता है वो इंसिडेंट का कितना हिस्सा है? 4/9 पार्ट। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि अगर यहां पे ये पेपर नहीं था और इस स्लिट की वजह से, इस स्लिट S2 की वजह से अगर पूरी स्क्रीन पे इंटेंसिटी I0 थी, ठीक है, स्लिट S2 की वजह से पूरी स्क्रीन पे इंटेंसिटी अगर I0 थी, तो अब स्लिट S2 की वजह से, इस पेपर इंट्रोड्यूस करने की वजह से पूरी स्क्रीन पे इंटेंसिटी 4/9 ऑफ I0 होगी। ठीक, और S1 की वजह से पहले भी I0 होगी और अब भी I0 होगी, क्योंकि वहां पे कोई पेपर इंट्रोड्यूस नहीं किया हमने। ठीक है, तो एक चीज समझ में आई आपको कि S1 की वजह से जो इंटेंसिटी होगी वो I0 ही होगी, उसको I1 अगर बोलें तो, और S2 की वजह से पूरी स्क्रीन पे जो इंटेंसिटी होगी अब वो कितनी हो जाएगी? अब वो हो जाएगी 4/9 पार्ट ऑफ I0। ठीक है, बाकी एनर्जी ये पेपर क्या करता होगा? एब्जॉर्ब कर लेता होगा। तो फर्स्ट पार्ट में क्या पूछ रहे हैं? फाइंड द रेशियो ऑफ मैक्सिमम इंटेंसिटी टू द मिनिमम इंटेंसिटी इन द फ्रिंज पैटर्न। फ्रिंज पैटर्न में आई मैक्स और आई मिनिमम की आपको रेशियो फाइंड करना है। तो बहुत सिंपल होता है। आई मैक्स क्या होता है? तो आई मैक्स होता है आपका √I1 प्लस √I2 का होल स्क्वायर, और आई मिन क्या होता है? वो आपका होता है √I1 डिफरेंस √I2। यहां पे I2 साफ दिख रहा है, छोटा है, तो सीधे मैं माइनस लिख देता हूं। छोटा नहीं भी होता तो भी आप माइनस लिख सकते हो, क्योंकि यहां पे स्क्वायर करोगे तो नेगेटिव वैल्यू का स्क्वायर वो पॉजिटिव ही आ जाएगा। ठीक है, तो ये रेशियो बन जाएगा आई मैक्स और आई मिन का रेशियो। ठीक है, अब बस कुछ नहीं करना, आपको I1 की जगह I0 पुट कर देना है, I2 की जगह 4/9 टाइम्स I0 पुट कर देना है। 4/9 को अंडर रूट से बाहर निकालोगे तो 2/3 हो जाएगा। √I0 ये ऊपर नीचे सब कुछ कैंसिल आउट हो जाएगा। तो एक तरफ जो बचेगा वो बचेगा 1 + 2/3 का होल स्क्वायर, और नीचे बचेगा 1 - 2/3 का होल स्क्वायर। ये पूरे का स्क्वायर बना देते हैं इसको। तो 1 + 2/3 हो जाएगा 5/3, और 1 - 2/3 हो जाएगा 1/3, 3 कैंसिल हो जाएगा। तो ये 5/5:1 का स्क्वायर यानी 25:1 आंसर आ जाएगा। इसको कैलकुलेशन आप खुद कर सकते हो। ठीक है, तो अब जो मैक्सिमम इंटेंसिटी और मिनिमम इंटेंसिटी का जो रेशियो होगा वो होगा 25:1। ठीक है, मिनिमम इंटेंसिटी अब 0 नहीं है। ठीक है, जनरल केस में क्या होता है कि दोनों जो हैं वो इक्वल इंटेंसिटी प्रोड्यूस करते हैं स्क्रीन पे, तो मैक्सिमम इंटेंसिटी हो जाती है 4 टाइम्स ऑफ नॉर्मल इंटेंसिटी और मिनिमम इंटेंसिटी हो जाती है 0। ठीक है, लेकिन अब ऐसा नहीं है। एक ने कितनी इंटेंसिटी प्रोड्यूस की है स्क्रीन पे? I0, और दूसरे ने कितनी इंटेंसिटी प्रोड्यूस की है? 4/9 टाइम्स ऑफ I0। ठीक है, तब अब मैक्सिमम और मिनिमम इस रेशियो में नहीं चलेंगे। अब मिनिमम 0 नहीं है, मिनिमम कुछ होगा। ठीक है, जरा बी पार्ट की तरफ बढ़ते हैं। हाउ मैनी फ्रिंजेस विल क्रॉस थ्रू द सेंटर इफ एन आइडेंटिकल पेपर पीस इज पेस्टेड ऑन द अदर स्लिट ऑल्सो। ठीक है, अच्छा दूसरी चीज क्या होगी? जैसे आपने ये स्लिट यहाँ पे
पेस्ट की है तो इसकी वजह से पूरा का पूरा पैटर्न नीचे की तरफ शिफ्ट कर गया होगा, सेंट्रल मैक्सिमा कहीं यहाँ आ गया होगा। ठीक, जैसे ही आप ऐसा ही पेपर ऊपर भी पेस्ट करोगे तो अब तो दोनों के पाथ डिफरेंस एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे, नेट पाथ डिफरेंस इस पॉइंट पी के लिए फिर से जीरो हो जाएगा, तो फिर से सेंट्रल मैक्सिमा जंप करके यहां पहुंच जाएगा। तो क्वेश्चन में ये पूछा है कि सेंटर को कितनी फ्रिंजेस क्रॉस कर जाएंगे, हाउ मेनी फ्रिंजेस विल क्रॉस थ्रू द सेंटर इफ एन आइडेंटिकल पेपर पीस इज पेस्टेड ऑन द अदर स्लिट ऑल्सो। ठीक है, तो हम ये देखेंगे इस पॉइंट और इस पॉइंट के बीच में कितनी फ्रिंजेस हैं। तो जब ये सिर्फ एक पेपर था, ये वाला पेपर इंट्रोड्यूस नहीं किया गया था, तो हम ये देखेंगे कि यहाँ पे कितनी फ्रिंजेस आ गई हैं, सेंट्रल मैक्सिमा कितने नीचे पहुंच गया। ठीक है, तो कितना पाथ डिफरेंस क्रिएट हुआ होगा, तो वो पाथ डिफरेंस क्रिएट हुआ होगा म्यू माइनस 1 इंटू टी, इतना पाथ डिफरेंस क्रिएट हुआ होगा। ठीक है, जरा कैलकुलेट करते हैं इसको, अगर इसको डेल्टा एक्स लिखें तो इसको कैलकुलेट करते हैं, तो म्यू की वैल्यू कितनी है 1.45 माइनस 1 करेंगे तो ये हो जाएगा 0.45 इंटू थिकनेस कितनी है उस पेपर की, तो वो है 0.02 mm मिलीमीटर है। ठीक है, अगर मिलीमीटर को हमें नैनोमीटर में कन्वर्ट करना है तो हम ऐसा करते हैं 10⁶ से मल्टीप्लाई कर देते हैं, अभी नैनोमीटर बन जाएगा। ऐसा इसलिए किया क्योंकि वेवलेंथ आपको नैनोमीटर में दिया है, कितनी दी है 600 नैनोमीटर। क्लियर, तो जरा देखते हैं कितना आएगा ये पाथ डिफरेंस, मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो ये पॉइंट और ये पॉइंट हटा देते हैं तो ये 10⁴ चली जाएगी, तो 10⁻² बचेगी ये, और ये 90 इंटू 10⁻² यानी 9000 नैनोमीटर पाथ डिफरेंस एक्स्ट्रा क्रिएट हो जाएगा। ठीक है, तो अब इस देखते हैं सेंट्रल मैक्सिमा तो नीचे पहुंच गया होगा, तो देखते हैं यहाँ पे क्या बनने वाला है, इस पॉइंट पी नॉट पे, ये जो पॉइंट पी नॉट होता है यहाँ पे क्या बनने वाला है। ठीक है, क्लियर, कौन सा मैक्सिमा बनेगा यहाँ पे। ठीक है, तो मान लिया यहाँ पे nth मैक्सिमा बन रहा है। ठीक, तो nth मैक्सिमा के लिए यहां से पहुंचने वाली लाइट, यहां से जो लाइट पहुंचेगी और यहां से जो लाइट पहुंचेगी, इनके बीच में पार्ट डिफरेंस कितना होना चाहिए n लैम्डा। ठीक है, और वो पार्ट डिफरेंस सिर्फ और सिर्फ कौन क्रिएट कर रही है, ये जो पेपर है, ये पेपर की जो थिकनेस है, इसका जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, उसकी वजह से जो होगा बस वही पार्ट डिफरेंस क्रिएट हो रहा है, क्योंकि बाकी तो ज्योमेट्रिकल पाथ दोनों वेव्स का क्या है, सेम। ठीक, तो ये पार्ट डिफरेंस क्रिएट हुआ है, और nth अगर मैक्सिमम बन रहा है तो ये पार्ट डिफरेंस किसके बराबर होना चाहिए, n टाइम्स लैम्डा के बराबर। तो n कितना आ जाएगा 9000 डिवाइडेड बाई लैम्डा, लैम्डा कितना था, लैम्डा था आपका 600 नैनोमीटर, ऊपर भी नैनोमीटर है नीचे भी नैनोमीटर है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये कैंसिल आउट हो जाएगा, 6 से कैंसिल करते हैं 15 टाइम्स, इसका मतलब यहाँ पे 15th मैक्सिमम बन रहा होगा पॉइंट पी पे, जहां पे कभी सेंट्रल मैक्सिमम बनता था। इस स्लिट को इंट्रोड्यूस करने की वजह से पूरा पूरा पैटर्न नीचे शिफ्ट हो गया, और इतना नीचे शिफ्ट हो गया कि सेंट्रल मैक्सिमम कहीं यहां पहुंच गया, और यहां पे कौन सा आ गया आपको 15th मैक्सिमम आ गया। तो कितनी फ्रिंजेस नीचे शिफ्ट हो गई, तो 15 फ्रिंजेस नीचे शिफ्ट हो गई आपकी, क्योंकि सेंट्रल मैक्सिमा भी नीचे शिफ्ट हुआ है। तो सेंट्रल मैक्सिमा एक, और फिर फर्स्ट मैक्सिमा, सेकंड मैक्सिमा, थर्ड मैक्सिमा, फोर्थ मैक्सिमा, और यहाँ पे 14th मैक्सिमा। ठीक है, तो इस पॉइंट के नीचे कितनी फ्रिंजेस शिफ्ट कर गई, तो टोटल 15 फ्रिंजेस शिफ्ट कर गई। और जैसे ही आप आइडेंटिकल पीस ऑफ पेपर यहाँ पे प्रोड्यूस करोगे, ये 15 की 15 जो है वो वापस ऊपर शिफ्ट हो जाएंगी, और सेंट्रल मैक्सिमा वापस अपनी पोजीशन को रिगेन कर लेगा। ठीक है, तो कितनी फ्रिंजेस ऊपर शिफ्ट होंगी, तो वो होंगी 15 फ्रिंजेस, सेंट्रल मैक्सिमा प्लस 14 मैक्सिमा और। ठीक, तो ये क्वेश्चन में पूछा गया था, हाउ मैनी फ्रिंजेस विल क्रॉस द सेंटर, तो कितनी फ्रिंजेस क्रॉस करेंगी सेंटर को, तो पहले 14th फ्रिंज क्रॉस करेगी, फिर 13th, फिर 12th, फिर इस तरह से जाते जाते, और यहाँ पे सेंट्रल मैक्सिमा भी पहुंच जाएगा यहाँ पे आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, बहुत ही ज़्यादा सिंपल है ये। ए यंग्स डबल स्लिट एपरेटस हैज स्लिट सेपरेटेड बाई 0.28 mm, स्लिट्स के बीच का सेपरेशन स्मॉल डी आपको दिया है, कितना दिया है 0.28 mm। ठीक, एंड ए स्क्रीन 48 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम द स्लिट्स, स्क्रीन और स्लिट्स के बीच का सेपरेशन कैपिटल डी दिया है, वो कितना दिया, वो दिया 48 सेंटीमीटर। ठीक है, द होल एपरेटस इज इमर्ज इन वाटर, पूरे एपरेटस को पानी के अंदर डिप कर दिया गया है, एंड द स्लिट्स आर इल्यूमिनेटेड बाई ए रेड लाइट, लैम्डा इज इक्वल टू 700 नैनोमीटर इन वैक्यूम। ठीक है, स्लिट्स को किस लाइट से इल्यूमिनेट किया गया, रेड लाइट, और उसकी वेवलेंथ जो दी है वो वैक्यूम में दी है आपको 700 नैनोमीटर।
लेकिन हमारा एपरेटस तो वाटर में है, तो हम जो वेवलेंथ यूज करेंगे वो यूज करेंगे जो कि वेवलेंथ वाटर में होगी। और वाटर में जो वेवलेंथ होती है वो होती है वेवलेंथ इन वैक्यूम डिवाइडेड बाय रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर। ठीक है, किसी भी मीडियम में जो वेवलेंथ होती है वो होती है वेवलेंथ इन वैक्यूम डिवाइडेड बाय रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ दैट मीडियम फॉर दैट पर्टिकुलर वेवलेंथ। ठीक, तो कितना आ जाएगा 700 डिवाइडेड बाई रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है, वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स याद होना चाहिए आपको 4/3। ठीक है, पूछा क्या है, सिंपल सी बात पूछिए, फाइंड द फ्रिंज विड्थ आपसे पूछिए ऑफ द पैटर्न फॉर्म्ड ऑन द स्क्रीन। फ्रिंज विड्थ क्या होगी, तो फ्रिंज विड्थ का फॉर्मूला सिंपली क्या होता है, लैम्डा कैपिटल डी अपॉन स्मॉल डी। और ये पूरा एपरेटस वाटर में है तो फ्रिंज विड्थ भी वाटर में है, तो वेवलेंथ भी हम वाटर की यूज करेंगे। ठीक है, तो सारी वैल्यूज पुट कर देनी है आपको। तो ये है 700 डिवाइडेड बाई 4/3 है, तो ये 3 ऊपर आ जाएगा। कैपिटल डी जो है वो 48 सेंटीमीटर है, तो ऐसा करते हैं सब कुछ को सेंटीमीटर में ही कर लेते हैं। तो ये 48 है, ये 700 नैनोमीटर था, इसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे तो इसमें किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, नैनोमीटर को मीटर में कन्वर्ट करते हैं 10⁻⁹, लेकिन सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 10⁻⁷ से मल्टीप्लाई कर लेंगे। डिवाइडेड बाई स्मॉल डी है 0.28 मिलीमीटर, मिलीमीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 10⁻⁻1। ठीक, अब जरा सॉल्व करने की कोशिश करते हैं इसको। तो ये 10⁻⁻1 और अगर ये पॉइंट हटाएं हम तो ये हो जाएगा 10⁻³ और 10⁻³ ऊपर जाएगा तो 10⁻+3 बन जाएगा, 10⁻+3 बन जाएगा ये। ठीक है, अगर 2 0 और हटा दें यहाँ से तो 10⁻+2 भी इसमें आ जाएगा। ठीक, थोड़ा कैंसिल करते हैं, 7 से कैंसिल करते हैं इसको, 4 टाइम्स 4 से कैंसिल करते हैं इसको, 12 टाइम्स 4 से इसको कैंसिल करते हैं 3 टाइम्स, तो ये आपका आ गया 9 इंटू 10⁻, कितनी आ रही है, तो ये +5 है, ये -7 है, तो ये -2 आ गया सेंटीमीटर, यानी 0.09 सेंटीमीटर। इसको मिलीमीटर में करना है तो ये कितना हो जाएगा 0.9 मिलीमीटर। ठीक, तो जो फ्रिंज विड्थ होगी उस पैटर्न की जब उस पूरे सिस्टम को वाटर में डिप किया गया तो वो कितनी होगी 0.9 mm। क्लियर, आप एक फॉर्मूला भी याद रख सकते हो, फ्रिंज विड्थ इन एनी मीडियम इज इक्वल टू होता है फ्रिंज विड्थ इन वैक्यूम डिवाइडेड बाय रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ दैट मीडियम। क्योंकि फ्रिंज विड्थ का फॉर्मूला ये होता है लैम्डा कैपिटल डी अपॉन स्मॉल डी। कैपिटल डी और स्मॉल डी में तो कोई चेंज नहीं हो रहा है, वेवलेंथ में चेंज होगा। वेवलेंथ क्या हो जाती है 1/μ टाइम्स हो जाती है, तो इसका मतलब फ्रिंज विड्थ भी क्या हो जाएगी 1/μ टाइम्स हो जाएगी आपकी। ठीक है, किसी भी मीडियम में जो फ्रिंज विड्थ होगी वो होगी फ्रिंज विड्थ इन वैक्यूम। वैक्यूम में अगर वही एपरेटस रन कर रहा है वैसा ही इंटरफेरेंस पैटर्न बनना है, वही लाइट यूज की जा रही है, डिवाइडेड बाय रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ दैट मीडियम फॉर दैट पर्टिकुलर वेवलेंथ, दैट विच वेवलेंथ इज यूज्ड इन द एपरेटस। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, अच्छा क्वेश्चन है ये, ढंग से समझना है आपको। ए पैरेलल बीम ऑफ मोनोक्रोमेटिक लाइट इज यूज्ड इन ए यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। एक पैरेलल बीम यूज कर रहे हैं हम मोनोक्रोमेटिक लाइट की, ठीक है, यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में। द स्लिट्स आर सेपरेटेड बाय ए डिस्टेंस स्मॉल डी एंड द स्क्रीन इज प्लेस्ड पैरेलल टू द प्लेन ऑफ द स्लिट्स। जो स्लिट का प्लेन है उसी प्लेन के पैरेलल स्क्रीन रखी गई है। ठीक है, कितनी डिस्टेंस पे रखी गई है वो आपको नहीं दिया है, तो वो हम मान लेंगे वो कितनी डिस्टेंस होगी कैपिटल डी, उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी, कैंसिल आउट हो जाएगा एक्सप्रेशन में अगर आएगा अभी तो। शो दैट इफ द इंसिडेंट बीम मेक्स एन एंगल थीटा इज इक्वल टू साइन इनवर्स लैम्डा अपॉन 2d, कुछ वैल्यू है, कुछ एंगल है थीटा, विद द नॉर्मल टू द प्लेन ऑफ स्लिट्स। स्लिट के प्लेन के नॉर्मल, ये नॉर्मल होगा इसका, स्लिट का प्लेन का नॉर्मल। ठीक है, ये स्लिट का प्लेन है, उसका नॉर्मल ये है, उससे कितना एंगल बना रही है इंसिडेंट बीम, तो वो एंगल दिया है थीटा। आपको प्रूफ करना है कि थीटा क्या होगा, साइन इनवर्स लैम्डा बाई 2d होगा। ठीक है, देयर विल बी ए डार्क फ्रिंज एट द सेंटर पी नॉट ऑफ द पैटर्न। इस पैटर्न के सेंटर, ये जो पॉइंट होता है इसको हम सेंट्रल पॉइंट कहते हैं, इस पॉइंट पे डार्क फ्रिंज बनेगी, यानी मिनिमा बनेगा। कब, अगर इंसिडेंट बीम जो है वो स्लिट्स के प्लेन के नॉर्मल से कितना एंगल बनाती है थीटा, और वो थीटा कितना है साइन इनवर्स लैम्डा बाई 2d। यानी इंसिडेंट बीम स्लिट्स पे नॉर्मली हिट नहीं कर रही है, वो किसी एंगल पे आ रही है इंसिडेंट बीम, और नॉर्मल से कितना एंगल है वो थीटा हम मान लेते हैं। ठीक
ठीक है। और ये कुछ इस तरह से सेटअप दिया है ताकि इस पॉइंट, सेंट्रल पॉइंट पे जहाँ पे कभी सेंट्रल मैक्सिमा बनता था, अगर ये बीम पैरेलल आ रही होती, पैरेलल तो अब भी आ रही है लेकिन स्लिट पे नॉर्मली हिट नहीं कर रही है, अगर ये स्लिट पे नॉर्मली हिट कर रही होती है बीम डायरेक्ट इस तरह से, तो यहाँ पे क्या बनता, सेंट्रल मैक्सिमा। ठीक है, अभी कुछ एंगल पे है, इसकी वजह से यहाँ पे क्या बन रहा है, मिनिमा। आपको थीटा प्रूफ करना है कुछ। ठीक है, तो एक चीज आप बताओ, ये बीम जब इधर आ रही है, ये बीम इधर से इधर आ रही है, तो इन दोनों बीम में से किसने एक्स्ट्रा पाथ ट्रेवल किया है? तो ये यहां से साफ पता लग रहा है कि अगर हम यहां से परपेंडिकुलर ड्रॉ करें इस तरह से, तो ये पॉइंट और ये पॉइंट का जो पार्ट डिफरेंस है वो जीरो होगा। इन दोनों के बीच में कोई पार्ट डिफरेंस नहीं होगा, इन दोनों पॉइंट्स के बीच में कोई फेज डिफरेंस नहीं होगा। ये दोनों पॉइंट्स इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल करते हुए आ रहे हैं, तो इनके बीच में पार्ट डिफरेंस क्या होगा, जीरो। अगर इसी तरह से मैं अगर यहां पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करूं, तो जब ये पॉइंट यहां तक पहुंचा और ये पॉइंट यहां तक पहुंचा, अब भी इनके बीच में कोई पार्ट डिफरेंस नहीं आया। ठीक है, अब यहां से ये जो बीम है वो डायरेक्ट पी नॉट पे जाएगी, और यहां से ये बीम पहले स्लिट पे जाएगी और स्लिट से पी नॉट पे जाएगी। स्लिट के आगे का रास्ता तो दोनों का बराबर है, ये लेंथ और ये लेंथ दोनों की बराबर है। इसका मतलब जो ऊपर वाली बीम है उसने ये जो लेंथ है ये एक्स्ट्रा ट्रेवल की है। तो दोनों बीम में, दोनों जो वेव्स हैं उनमें जो पार्ट डिफरेंस आएगा वो इस एक्स्ट्रा लेंथ की वजह से आएगा। और वो पार्ट डिफरेंस किसके बराबर होगा? मिनिमम बनने के लिए वो पार्ट डिफरेंस किसके बराबर होगा? वो होगा 2n-1 इंटू लैम्डा बाई 2 के बराबर। ठीक है, तो कितना पाथ डिफरेंस हुआ? तो अगर ये एंगल थीटा है, ढंग से समझना है, तो ये एंगल कितना होगा 90 माइनस थीटा। ये एंगल कितना है 90, तो ये एंगल कितना हो जाएगा थीटा। तो कितना एक्स्ट्रा पाथ ट्रेवल किया है ऊपर वाली वेव ने, जो स्लिट S1 से पास करके जाएगी, तो S2 के कंपैरेटिवली S1 से पास करने वाली वेव ने कितना एक्स्ट्रा पाथ ट्रेवल किया? तो ये डिस्टेंस d है, ये एंगल थीटा है, तो वो होगा d sin थीटा। क्लियर? और ये पाथ लेंथ किसके बराबर होनी चाहिए? ये पाथ लेंथ अगर आप मिनिमा बनाना चाहते हो तो ये पाथ लेंथ होनी चाहिए 2n-1 इंटू लैम्डा बाई 2 के बराबर। क्लियर? तो यहां से साइन थीटा कितना हो जाएगा 2n-1 इंटू लैम्डा बाई 2d। ठीक, तो थीटा कितना आ जाएगा? थीटा आपका आ जाएगा साइन इनवर्स 2n-1 इंटू लैम्डा बाई 2d। ठीक, एक जनरल एक्सप्रेशन हमने फाइंड किया अगर पॉइंट पी नॉट पे मिनिमा बनता है, क्योंकि क्वेश्चन में कुछ नहीं कहा गया ये कौन सा मिनिमा है, फर्स्ट मिनिमा है कि सेकंड मिनिमा है कि थर्ड मिनिमा है। ठीक है, तो जौन सा वो मिनिमा होगा उसके हिसाब से हम ये एन की वैल्यू पुट कर देंगे। ठीक है, अगर हम अपना सिंपल केस लें और हम ये कहें फर्स्ट मिनिमा है, तो एन की वैल्यू क्या पुट करेंगे हम 1। अगर पॉइंट पी नॉट पे क्या है, फर्स्ट मिनिमा है प्रोवाइडेड, तो थीटा कितना आ जाएगा? तो थीटा आपका आ जाएगा साइन इनवर्स, एन की वैल्यू 1 पुट करेंगे तो कितना आ जाएगा लैम्डा बाई 2d, और यही आपको प्रूफ करना था। क्लियर? ध्यान रखना इस सिस्टम में जो पाथ डिफरेंस आया है वो एपरेटस के अंदर एंटर करने के की वजह से नहीं आया। अंदर एंटर करके तो दोनों का पाथ इक्वल है, उससे पहले ही आ गया है। स्लिट्स पे बीम के पहुंचने से पहले ही पाथ डिफरेंस आ गया है, क्योंकि वो जो बीम आ रही है वो स्लिट्स पे नॉर्मली हिट नहीं कर रही है, वो किसी एंगल पे हिट कर रही है। ठीक है, अगर यहाँ पे किसी पॉइंट, यहाँ पे मान लिया कोई पॉइंट होता ए और इस पूछा जाता पॉइंट ए पे बताओ क्या बनेगा। ठीक है, तो अब जरा ढंग से देखना है आपको। अब जो बीम है वो इस तरह से जाती, क्लियर? तो अब क्या होता, अब दो पाथ डिफरेंस इंट्रोड्यूस होते। ऊपर वाली बीम कुछ ज्यादा ही चल के आ रही है, ठीक है, नहीं तो एक तो ऊपर वाली बीम के अंदर जो पाथ डिफरेंस आया वो इस लेंथ की वजह से आया, और दूसरा कहां से आएगा? तो अब फिर से हम यहां से परपेंडिकुलर ड्रॉ करते और दूसरा पाथ डिफरेंस ही आता है। यानी ऊपर वाली बीम का जो टोटल पाथ डिफरेंस होता है डेल्टा एक्स, तो वो जाता है ये पाथ डिफरेंस प्लस ये पाथ डिफरेंस। अगर हम उसको लिखें डेल्टा x1 और डेल्टा x2, तो ये हो जाता है डेल्टा x1 प्लस डेल्टा x2। क्लियर? ठीक है। अच्छा, इस केस में अगर आपसे पूछा जाए इस केस में सेंट्रल मैक्सिमा कहां बनेगा, तो सेंट्रल मैक्सिमा डेफिनेटली कहीं ऊपर बनेगा। क्यों? क्योंकि सेंट्रल मैक्सिमा तक पहुंचने के लिए अगर सेंट्रल मैक्सिमा बनाना है तो दोनों वेव्स के बीच में कोई पाथ डिफरेंस नहीं होना चाहिए। अब स्लिट से पहुंचने से पहले ये ऊपर वाली वेव ने एक्स्ट्रा पाथ ट्रेवल कर लिया है, तो सेंट्रल मैक्सिमा तक पहुंचते पहुंचते अब नीचे वाली वेव को भी एक्स्ट्रा पाथ ट्रेवल करना पड़ेगा, ताकि नीचे वाली वेव का एक्स्ट्रा पाथ और ऊपर वाली वेव का एक्स्ट्रा पाथ एक दूसरे को कैंसिल कर दें। ठीक है, तो अगर मैं ड्रॉ करूं इसको, तो ये कुछ इस तरह से होगा। ठीक है, अब देखो, अब मैं यहां से इस पे परपेंडिकुलर इस तरह से ड्रॉ करूंगा।
ये परपेंडिकुलर अब इस पे इस तरह से आएगा। ठीक है, अब ढंग से समझना है। स्लिट तक पहुंचने से पहले पहले ऊपर वाली वेव ने एक्स्ट्रा पार्ट ट्रेवल कर लिया, ये उसका एक्स्ट्रा पाथ है। उस एक्स्ट्रा पाथ को कैंसिल करने के लिए नीचे वाली वेव को भी एक्स्ट्रा पाथ ट्रेवल करना पड़ेगा, तो स्लिट के बाद इस वाली वेव ने एक्स्ट्रा पाथ ये ट्रेवल कर लिया। अगर ये एक्स्ट्रा पाथ और ये एक्स्ट्रा पाथ एक दूसरे के बराबर हो जाते हैं तो इस पॉइंट पे क्या बन जाएगा, आपका सेंट्रल मैक्सिमा बन जाएगा। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ए लॉन्ग नैरो हॉरिजॉन्टल स्लिट इज प्लेस्ड 1 mm अबव ए हॉरिजॉन्टल प्लेन मिरर। ठीक है, तो ड्रॉ अगर इसको करें तो ये एक हॉरिजॉन्टल प्लेन मिरर है और उसके ऊपर 1 mm डिस्टेंस पे एक हॉरिजॉन्टल स्लिट है। ठीक है, तो उसको अगर मैं क्रॉस सेक्शन दिखाऊं सिर्फ उसका, तो ये उसका क्रॉस सेक्शन होगा। उसके ऊपर ये ओपेक होगी, उसके नीचे भी ओपेक होगा, ये बंद होगा। सिर्फ ये हॉरिजॉन्टल स्लिट है और इसका ये क्रॉस सेक्शन है, यानी इसकी जो लेंथ होगी हॉरिजॉन्टल स्लिट की वो इस स्क्रीन के प्लेन के परपेंडिकुलर होगी अंदर की तरफ। ठीक, ये क्या है, ये मिरर है। क्लियर? और ये डिस्टेंस कितनी दी है, ये डिस्टेंस आपको दी है 1 mm। द इंटरफेरेंस बिटवीन द लाइट कमिंग डायरेक्टली फ्रॉम द स्लिट एंड आफ्टर रिफ्लेक्शन इज सीन ऑन ए स्क्रीन 1 मीटर अवे फ्रॉम द स्लिट। स्लिट से 1 मीटर डिस्टेंस पे एक स्क्रीन है, स्क्रीन भी ड्रॉ कर लेते हैं, मान लिया ये स्क्रीन है। ठीक है, तो जो इंटरफेरेंस बन रहा है, इंटरफेरेंस हो रहा है, वो कहां से हो रहा है, वो एक लाइट तो डायरेक्ट स्लिट से जा रही है। ठीक है, और दूसरी लाइट जो है वो स्लिट से आएगी लेकिन मिरर से रिफ्लेक्ट होने के बाद जा रही है, यानी कुछ इस तरह से होगा। ये तो यहां पे जाके मिलेगी लेकिन इसको यहां मिला लेते हैं। ठीक, इस तरह से हो रहा है कुछ। एक लाइट तो डायरेक्ट जा रही है, दूसरी लाइट मिरर से रिफ्लेक्ट होने के बाद जा रही है। ठीक है, तो इसको अगर आप पीछे बढ़ाओगे तो इसकी जो मिरर इमेज बनेगी स्लिट की, वो कहीं यहां पे बनेगी, कुछ इस तरह से, इस तरह से ये। ठीक है, ये स्लिट होगी और ये स्लिट की मिरर इमेज होगी एस डैश। तो अगर आप इस पॉइंट पे खड़े होकर देखोगे तो आपको ऐसा लगेगा एक लाइट बीम तो स्लिट से आ रही है और एक लाइट बीम उसकी मिरर इमेज यहां से आ रही है, यानी ये सेपरेशन भी कितना हो जाएगा, ये सेपरेशन भी हो जाएगा 1 mm। ठीक, तो अगर हम अपने यंग्स डबल स्लिट जो स्टैंडर्ड एक्सपेरिमेंटल सेटअप होता है उससे कंपेयर करें तो जो स्मॉल डी की वैल्यू है वो बेसिकली 2 mm आ जाएगी। एक एक्चुअल स्लिट है और एक उसकी क्या है, मिरर इमेज है। ठीक, और ये जो स्क्रीन है वो यहां से कितनी डिस्टेंस पे दी है, तो वो 1 मीटर दी है, तो कैपिटल डी कितना दिया है, तो वो दिया 1 मीटर आपको। फाइंड द फ्रिंज वेट इफ द लाइट यूज्ड हैज ए वेवलेंथ 700 नैनोमीटर। लैम्डा दी है 700 नैनोमीटर, तो आपको फ्रिंज विड्थ पूछिए, तो फ्रिंज विड्थ का फॉर्मूला सिंपल होता है। क्या होता है फ्रिंज विड्थ का फॉर्मूला, लैम्डा कैपिटल डी अपॉन स्मॉल डी। लैम्डा कितनी दी है, 700 नैनोमीटर इंटू 10⁻⁹। कैपिटल डी जो है वो 1 मीटर है और स्मॉल डी 2 mm है। mm का मतलब 10⁻⁻3। तो आप इसको अगर सॉल्व करोगे तो आपको मिल जाएगा 0.35 mm। अभी ये मीटर्स में, मीटर्स को जब mm में कन्वर्ट करोगे तो ये मिल जाएगा 0.35 mm। ये आ जाएगी फ्रिंज विड्थ। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। कंसीडर द सिचुएशन ऑफ द प्रीवियस प्रॉब्लम। प्रीवियस प्रॉब्लम की सिचुएशन आपके सामने होगी अभी। उसमें एक स्लिट है और दूसरी जो स्लिट है वो बेसिकली पहली स्लिट की मिरर इमेज है, मिरर में। ठीक है, तो उसमें कह रहे हैं इफ द मिरर रिफ्लेक्ट्स ओनली 64% ऑफ द लाइट एनर्जी फॉलिंग ऑन इट, यानी मिरर जो है वो सिर्फ कितनी एनर्जी रिफ्लेक्ट कर रहा है, सिर्फ 64%। इसका मतलब एक वेव तो जो डायरेक्ट स्लिट से पहुंच रही है, जो डायरेक्ट स्लिट से पहुंच रही है उस वेव की वजह से स्क्रीन पे अगर इंटेंसिटी I0 है, तो जो वेव मिरर से रिफ्लेक्ट होने के बाद पहुंच रही है उस वेव्स की वजह, उन वेव्स की वजह से स्क्रीन पे जो इंटेंसिटी होगी वो होगी 64%, यानी 64/100 ऑफ I0। यानी अगर S जो स्लिट है उसकी वजह से स्क्रीन पे इंटेंसिटी अगर I0 है, तो उसकी जो मिरर इमेज आई थी S डैश, उसकी वजह से स्क्रीन पे इंटेंसिटी कितनी होगी, 64/100 I0, यानी 0.64 I0। क्लियर? वो पूरी एनर्जी रिफ्लेक्ट नहीं कर रहा है, कुछ एनर्जी एब्जॉर्व कर ले रहा है। ठीक है,
तो आपसे क्या पूछा गया, आपसे पूछा गया व्हाट विल बी द रेशियो ऑफ मैक्सिमम टू द मिनिमम इंटेंसिटी इन द इंटरफेरेंस पैटर्न ऑब्जर्व्ड ऑन द स्क्रीन। स्क्रीन पे जो इंटरफेरेंस पैटर्न आएगा तो उसमें मैक्सिमम इंटेंसिटी और मिनिमम इंटेंसिटी का आपसे रेशियो पूछा गया। ठीक है, तो मैक्सिमम इंटेंसिटी जो होती है वो क्या होती है, वो होती है √I1, तो इस केस में हो जाएगी √I0 प्लस √I2, वो कितना है, वो है 0.64 I0 का होल स्क्वायर। और मिनिमम इंटेंसिटी कितनी होती है, तो वो होती है √I0 डिफरेंस, तो माइनस कर देता हूं मैं, √0.64 I0 का होल स्क्वायर, और उनका रेशियो, तो ये इनका रेशियो बन जाएगा। ठीक है, इसको सिंपल है, सॉल्व कर लेते हैं। √I0 कॉमन लेके सब कुछ कैंसिल आउट हो जाएगा, तो यहाँ बचेगा 1 प्लस 0.64 को अंडर रूट से बाहर निकालेंगे तो 0.8 आ जाएगा, डिवाइडेड बाई 1 माइनस 0.8, और इस पूरे का क्या कर देते हैं, होल स्क्वायर कर देते हैं। तो ऊपर आ गया 1.8 और नीचे आ गया आपका 0.2 का होल स्क्वायर, तो ये बेसिकली 9 का स्क्वायर आ जाएगा। ये पॉइंट से पॉइंट कैंसिल, 2 से कैंसिल करेंगे, 9 टाइम्स 9 का स्क्वायर आएगा, यानी रेशियो आ गया 81:1, 81:1। ठीक है, मैक्सिमम मिनिमम इंटेंसिटी का रेशियो क्या मिल गया आपको, 81:1। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ये क्वेश्चन दिखने में जितना कॉम्प्लिकेटेड है एक्चुअल में उतना ही ज़्यादा सिंपल है ये। A double slit S1 S2 is illuminated by a coherent light of wavelength lambda। दो स्लिट्स हैं आपके पास, एक स्लिट ये है S1 और एक स्लिट ये है S2, और ये कोहेरेंट एक लाइट सोर्स है S, उससे इल्यूमिनेट की गई है, और उसकी वेवलेंथ कितनी दी है, ये लैम्डा। कोहेरेंट का मतलब ये कि जब ये वेव्स S1 S2 तक पहुंचती हैं तब इनके बीच में कोई फेज डिफरेंस, कोई पार्ट डिफरेंस नहीं आता है, या जो भी फेज डिफरेंस या पार्ट डिफरेंस होगा वो कांस्टेंट होगा। द स्लिट्स आर सेपरेटेड बाय ए डिस्टेंस स्मॉल डी। स्लिट्स के बीच का सेपरेशन कितना दिया है आपको, स्मॉल डी। ठीक है, ए प्लेन मिरर इज प्लेस्ड इन फ्रंट ऑफ ए डबल स्लिट एट ए डिस्टेंस d1 फ्रॉम इट। यहां से d1 डिस्टेंस पे, ये डिस्टेंस कितनी है, ये डिस्टेंस आपको दी है d1। यहां से एक प्लेन मिरर रखा हुआ है, ये प्लेन मिरर है, and a screen sigma is placed behind the double slit at a distance d2 from it। और स्लिट से d2 डिस्टेंस, ये डिस्टेंस d2 है, ये स्क्रीन रखी हुई है, ये आपकी स्क्रीन है। ठीक है, ये क्या है, ये स्क्रीन है। ठीक, द स्क्रीन सिग्मा रिसीव्स ओनली द लाइट रिफ्लेक्टेड बाय द मिरर। ठीक है, यहां पे इस स्क्रीन पे जो भी लाइट पहुंचती है वो सारी लाइट कौन सी होती है, जो स्लिट से पास करने के बाद और मिरर से रिफ्लेक्ट होने के बाद पहुंचती है। ठीक है, यहां पे एक हिंड्रेंस लगा हुआ है। ठीक है, ये ओपेक कुछ शीट लगी हुई है ताकि डायरेक्ट एस से कोई लाइट ना पहुंचे, S1 और S2 से भी इस तरफ से कोई लाइट ना पहुंचे, वो शीट रोक देती है। सिर्फ कौन सी लाइट पहुंच रही है स्क्रीन तक, जो S1 S2 से पास करती हुई इस मिरर से रिफ्लेक्ट होने के बाद जो स्क्रीन तक पहुंच रही है। ठीक, फाइंड द फ्रिंज विड्थ ऑफ द इंटरफेरेंस पैटर्न ऑन द स्क्रीन। स्क्रीन पे जो भी इंटरफेरेंस पैटर्न बनेगा उसकी फ्रिंज विड्थ आपको बतानी है। ठीक है, तो अब एक चीज बताओ, अगर मैं पूछूं S1 और S2 से स्क्रीन कितनी डिस्टेंस पे है, तो वेव्स जो हैं वो पहले मिरर तक आती हैं, वेव्स जो हैं पहले मिरर तक आती हैं, मिरर से रिफ्लेक्ट होती हैं और फिर ये स्क्रीन तक पहुंच रही हैं। यानी अगर इफेक्टिवली देखा जाए तो इफेक्टिवली स्क्रीन जो है वो कितनी डिस्टेंस पे है, तो वो है d1 डिस्टेंस प्लस d1 डिस्टेंस प्लस d2 डिस्टेंस। यानी स्क्रीन की जो डिस्टेंस है स्लिट से, अगर इसको कैपिटल D लिखें तो वो है d1 प्लस d2। इतनी डिस्टेंस पे स्क्रीन है इफेक्टिवली। ठीक है, क्योंकि लाइट वेव्स को कितना डिस्टेंस ट्रेवल करना पड़ रहा है, पहले d1 ट्रेवल करना पड़ेगा, फिर d1 ट्रेवल करना पड़ेगा और फिर d2 ट्रेवल करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये आपकी डिस्टेंस आ जाएगी, स्क्रीन की डिस्टेंस। स्लिट्स के बीच का सेपरेशन स्मॉल डी, वेवलेंथ क्या दी है, लैम्डा, तो फ्रिंज विड्थ क्या होती है, लैम्डा कैपिटल D अपॉन स्मॉल डी। यानी क्या आ गई फ्रिंज विड्थ आपकी, लैम्डा कैपिटल D कितना है, तो वो है 2d1 प्लस d2 डिवाइडेड बाई स्मॉल डी। सिंपल। ठीक है, जितना दिखने में क्वेश्चन कॉम्प्लिकेटेड है उतना ही ये सिंपल है सॉल्व करने में। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, ये भी काफी सिंपल है। व्हाइट कोहेरेंट लाइट, वेवलेंथ अलग अलग दी है, मोनोक्रोमेटिक नहीं है लेकिन कोहेरेंट है। मोनोक्रोमेटिक का मतलब क्या होता है, जिसमें सिंगल वेवलेंथ होती है। इसमें सिंगल वेवलेंथ नहीं, इसमें पूरी रेंज है 400 नैनोमीटर से 700 नैनोमीटर तक। ठीक है, तो ये मोनोक्रोमेटिक नहीं है लेकिन क्या है, ये कोहेरेंट है। ठीक, इज सेंड
थ्रू द स्लिट्स ऑफ ए यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, जैसा कि फिगर में दिया है। तो ये दो स्लिट्स हैं, एक स्लिट ये है S1 और एक स्लिट ये है S2, S1 और S2, इनके बीच का सेपरेशन कितना दिया है? तो दिया 0.5 mm। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पे लिखें तो स्मॉल d आपको दिया है 0.5 मिलीमीटर। ठीक, एंड द स्क्रीन इज 50 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम द स्लिट्स। स्क्रीन का सेपरेशन स्लिट से कितना दिया? 50 सेंटीमीटर। ठीक है, देयर इज ए होल इन द स्क्रीन एट ए 0.1 mm अवे along the width of the fringes from the central line। ये जो सेंट्रल लाइन है इससे 1 मिलीमीटर अवे एक स्क्रीन में एक होल है, ये एक होल है। ठीक है, ये कितना दिया है? 1 mm। अगर इसको हम y लिखें y, तो y जो डिस्टेंस दी है आपको वो दी है 1 mm। स्क्रीन में एक होल बनाया है। ठीक, तो फर्स्ट पार्ट में क्या पूछ रहे हैं? विच वेवलेंथ या वेवलेंथ्स विल बी एब्सेंट इन द लाइट कमिंग फ्रॉम द होल। इस होल से जो लाइट बाहर आ रही होगी उसमें कौन कौन सी वेवलेंथ जो हैं वो एब्सेंट होंगी। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि इस पर्टिकुलर पोजीशन पर किस किस वेवलेंथ के करस्पॉन्डिंग मिनिमा बन रहा होगा, किस किस वेवलेंथ के करस्पॉन्डिंग डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो रहा होगा, किस किस वेवलेंथ के करस्पॉन्डिंग इंटेंसिटी 0 होगी। वही वेवलेंथ यहां से निकलने वाली लाइट, यहां से जो लाइट एमिट करेगी उस लाइट में वो वेवलेंथ क्या होंगी? एब्सेंट होंगी। ठीक, तो बहुत सिंपल है। फर्स्ट पार्ट में हमें क्या करना है? हमें इस पोजीशन पे ये फाइंड करना है कि किस किस वेवलेंथ की करस्पॉन्डिंग मिनिमा होगा। ठीक है, फर्स्ट पार्ट में। सेकंड पार्ट में क्या कह रहे हैं? विच वेवलेंथ विल हैव ए स्ट्रॉन्ग इंटेंसिटी, और पूछ रहे हैं इस यहां से निकलने वाली लाइट में कौन सी वेवलेंथ वो होंगी जिनकी इंटेंसिटी स्ट्रॉन्ग होगी। इसका मतलब हमें वो वेवलेंथ फाइंड करनी है जिन वेवलेंथ के करस्पॉन्डिंग इस पोजीशन पर मैक्सिमा बन रहा हो, इस पोजीशन पर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो रहा हो, इस पोजीशन पे इंटेंसिटी क्या हो? मैक्सिमम हो। क्लियर? तो एक एक करके सॉल्व करते हैं। पहले ए पार्ट सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो ए पार्ट के लिए अगर हम वेव्स बना लें पहले, तो S1 से जो वेव्स आएंगी वो इस तरह से आएंगी, S2 से जो वेव्स आएंगी वो इस तरह से आएंगी। दोनों के बीच में कुछ पार्ट डिफरेंस होगा। पार्ट डिफरेंस कैसे फाइंड करेंगे? यहां से परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं, ये पार्ट डिफरेंस होगा आपका। क्लियर? ये पार्ट डिफरेंस होगा। तो जो पार्ट डिफरेंस होता है डेल्टा एक्स, वो क्या लिखते हैं? वो लिखते हैं डी, सब कुछ वैसा ही रिपीट करना है, डी साइन थीटा। थीटा वेरी स्मॉल होता है तो साइन थीटा जो है वो टेन थीटा में कन्वर्ट हो जाता है, तो ये बन जाएगा डी टेन थीटा। टेन थीटा क्या हो जाएगा? तो यहां से भी एक लाइन ड्रॉ करते हैं हम लोग, और ये एंगल भी क्या बताते हैं? थीटा। ठीक है, और टेन थीटा होगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो वो हो जाएगा डी वाई अपॉन कैपिटल डी। ठीक है, वही सब कुछ रिपीट हो रहा है। ठीक है, अब आप ये चाहते हो ये पार्ट डिफरेंस जो है, अब आप चाहते हो इस पॉइंट पे मिनिमा बने। किन किन वेवलेंथ का मिनिमा बनेगा? तो पार्ट डिफरेंस जो होना चाहिए वो क्या होना चाहिए? वो होना चाहिए 2n-1 इंटू लैम्डा बाई 2 के बराबर। क्लियर? जिन जिन लैम्डा के लिए ये इक्वेशन ट्रू हो जाएगी उन लैम्डा का इस पॉइंट पे क्या बनेगा? मिनिमा बनेगा। ठीक है, ये तो अगर ये सारी वैल्यूज, पहले ये सारी वैल्यूज फाइंड कर लेते हैं। ये कितना आएगा? तो ये आपका आ जाएगा, डी की वैल्यू कितनी है? 0.5 mm। सब कुछ ऐसा करते हैं, नैनोमीटर्स में करते हैं, क्योंकि वेवलेंथ आपकी नैनोमीटर्स में आने है। ठीक है, तो mm है, mm से नैनोमीटर बनाना है तो 10⁻+6 से मल्टीप्लाई कर लेंगे। y कितना है? y 1 mm है, तो उसको भी अगर नैनोमीटर बनाना है तो 10⁻6 से मल्टीप्लाई कर लेंगे। डिवाइडेड बाई d कितना है? 50 सेंटीमीटर है। 50 सेंटीमीटर का मतलब हो गया 0.5 मीटर, और 0.5 मीटर को नैनोमीटर में बदलना है तो 10⁹ से मल्टीप्लाई कर लेंगे। ठीक है, तो ये 6, ये 6 12, और ऊपर जाएगी -9, तो ये तीनों कैंसिल आउट होके ये 10⁻³ बचेगा। ठीक है, और ये 0.5 से ये 0.5 भी कैंसिल आउट हो जाएगा। तो ये जो पाथ डिफरेंस आया है वो बेसिकली 1000 नैनोमीटर आया है आपका। ठीक, और ये किसके बराबर? ये होगा 2n-1 इंटू लैम्डा बाई 2 के बराबर। सब कुछ नैनोमीटर में, ताकि वेवलेंथ आपकी नैनोमीटर में आए। तो लैम्डा यहाँ से कितना आ जाएगा? तो वो आ जाएगा 2000 डिवाइडेड बाई 2n-1, और ये सब कुछ क्या है? नैनोमीटर। ठीक, अब जरा देखते हैं किन किन n की वैल्यूज के लिए लैम्डा हमारा जो है वो विद इन रेंज है।
क्योंकि लैम्डा जो होना चाहिए वो 400 नैनोमीटर से 700 के बीच में ही होना चाहिए, ये रेंज है आपकी। तो जरा वैल्यूज पुट करते जाते हैं और देखते जाते हैं। n इक्वल टू 1 के लिए लैम्डा कितना आ जाएगा, n इक्वल टू 1 के लिए लैम्डा 2000 नैनोमीटर आ जाएगा। अगर उस लाइट में 2000 नैनोमीटर की भी लाइट होती तो उसका भी वहां पे क्या बनता, वहां पे मिनिमम इंटेंसिटी होती है उस लाइट के करस्पॉन्डिंग, उस लाइट का भी वहां पे मिनिमम बनता। अगर n की वैल्यू 2 पुट करते हैं यहाँ पे, तो 2 2 4 -1 3 से डिवाइड करेंगे तो ये जो लैम्डा आ जाएगा, जब आप इसको 3 से डिवाइड करोगे तो ये आ जाएगा 666.67, तो 667 कर देते हैं इसको, 667 नैनोमीटर। यानी इस लाइट के करस्पॉन्डिंग में वहां पे क्या बनेगा, वहां पे मिनिमम बनेगा। और ये लाइट आपकी रेंज के अंदर है। रेंज हमारी कितनी है, 400 से 700। ये इस वेवलेंथ के करस्पॉन्डिंग तो लाइट होगी, तो इस वेवलेंथ के करस्पॉन्डिंग वहां पे क्या बन रहा है, मिनिमा। तो उस स्लिट से निकलने वाली जो लाइट होंगी, इस स्लिट से निकलने वाली एमिट होने वाली जो लाइट होगी, उसमें ये वेवलेंथ एब्सेंट होगी, क्योंकि इसका वहां पे क्या बन रहा है, मिनिमा। अब जरा n इक्वल टू 3 पुट करते हैं, तो 5 से डिवाइड करेंगे तो लैम्डा कितना आ जाएगा, लैम्डा आपका हो जाएगा 400 नैनोमीटर। अब आपको क्लियर भी है कि अगर हम n इक्वल टू 4 पुट करेंगे तो लैम्डा 400 से कम आएगा, और 400 से कम तो हमारी रेंज में ही नहीं है, ठीक है। तो ये दो वेवलेंथ आई हैं, इन दोनों वेवलेंथ के करस्पॉन्डिंग लाइट जो है वो उस होल से निकलने वाली लाइट में एब्सेंट होगी। क्लियर। अब बी पार्ट क्या कह रहा है, बी पार्ट ये पूछ रहा है कि किन किन वेवलेंथ के करस्पॉन्डिंग इंटेंसिटी मैक्सिमम होगी। बी पार्ट में क्या पूछ रहे हैं, विच वेवलेंथ्स विल हैव ए स्ट्रॉन्ग इंटेंसिटी। स्ट्रॉन्ग इंटेंसिटी का मतलब कि किन वेवलेंथ के करस्पॉन्डिंग वहां पे मैक्सिमा बनेगा, ठीक। तो मैक्सिमा के लिए सिंपल कंडीशन क्या होती है कि जो पार्ट डिफरेंस होना चाहिए वो आपका n लैम्डा के बराबर होना चाहिए। पार्ट डिफरेंस वही आएगा 1000 नैनोमीटर, और ये n लैम्डा के बराबर होना चाहिए। तो लैम्डा यहां से क्या आएगा मैक्सिमा के लिए, 1000/n। इसको भी सॉल्व करते हैं, n की वैल्यू पुट करते जाते हैं। n इक्वल टू 1 होगा तो लैम्डा 1000 हो गया, ये हमारे रेंज में ही नहीं है। n इक्वल टू अगर 2 हुआ, n इक्वल टू अगर 2 हुआ आपका, तो लैम्डा 500 हो जाएगा, 500 नैनोमीटर, और ये हमारी रेंज में है। यानी इस वेवलेंथ के कॉरस्पॉन्डिंग उस पोजीशन पे क्या बनेगा, मैक्सिमा बनेगा, ठीक। n इक्वल टू अगर 3 पुट करें तो लैम्डा जो आपका आ जाएगा वो 333.33 आ जाएगा। तो ये भी हमारी रेंज में नहीं है, ये भी हमारी रेंज में नहीं है। यानी 500 नैनोमीटर के कॉरस्पॉन्डिंग वहां पे इंटेंसिटी क्या होगी, मैक्सिमम होगी। क्लियर। तो इस होल से निकलने वाली लाइट में सबसे ज्यादा जो इंटेंसिटी होगी वो किस वेवलेंथ के करस्पॉन्डिंग होगी, तो वो वेवलेंथ होगी आपकी 500 नैनोमीटर। और सबसे कम इंटेंसिटी किस वेवलेंथ के करस्पॉन्डिंग होगी, सबसे कम का मतलब 0 इंटेंसिटी होगी अगर आइडियल सेटअप है। तो वो वेवलेंथ कौन कौन सी आई थी, तो वो 2 वेवलेंथ आई थी, एक तो 667 नैनोमीटर आई थी और एक 400 नैनोमीटर आई थी। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, अच्छा क्वेश्चन है ये। कंसीडर द अरेंजमेंट शोन इन फिगर। द डिस्टेंस कैपिटल डी इज लार्ज कंपेयर टू सेपरेशन स्मॉल डी। स्मॉल डी क्या है, तो ये दोनों स्लिट्स के ये बीच का सेपरेशन जो है वो स्मॉल डी है, ठीक है। यहां पे लाइट बीम आ रही है, ये एक स्लिट है, इसको कह देते हैं S, और यहां से लाइट बीम आ रही है, वो इस तरफ पहुंचेगी, तो यहां से एक लाइट इस S1 स्लिट तक पहुंचेगी, इसका नाम दे देते हैं S1, और इसको नाम दे देते हैं S2, ठीक है। तो अगर हम ड्रॉ करें तो कुछ इस तरह से लाइट बीम्स ट्रैवल कर रही होंगी। एक बीम ये आएगी और यहां से एक बीम ये डायरेक्ट S2 तक आएगी, ठीक है। उसके बाद क्या कह रहे हैं, सबसे फर्स्ट क्वेश्चन में पूछ रहे हैं फाइंड द मिनिमम वैल्यू ऑफ डी। डी की मिनिमम वैल्यू बतानी है, सो दैट देयर इज ए डार्क फ्रिंज एट पॉइंट ओ। पॉइंट ओ पे डार्क फ्रिंज बने। पॉइंट ओ पे फ्रिंजेस कैसे बनेगी, तो यहां से लाइट बीम फिर यहां पे आएगी और ये डायरेक्ट ये यहां से यहां आएगी, और पॉइंट ओ पे आपको क्या बनानी है, डार्क फ्रिंज फॉर्म करनी है। उसके लिए आपको डी की मिनिमम वैल्यू, ये जो सेपरेशन इनके बीच में कितना मिनिमम सेपरेशन होना चाहिए वो आपसे पूछा गया, ठीक है। तो आप इस क्वेश्चन को बड़ा ढंग से देखो। अगर पॉइंट ओ पे डार्क फ्रिंज बन रही है तो जो पाथ डिफरेंस होना चाहिए, जो लाइट बीम्स पॉइंट ओ तक पहुंच रही है उनके बीच में जो पाथ डिफरेंस होना चाहिए डेल्टा एक्स, वो आपका होना चाहिए 2n-1 इंटू लैम्डा बाई 2 के बराबर। अगर पॉइंट ओ पे क्या बननी है, डार्क फ्रिंज बननी है, ठीक है। बीम आ कहां से रही है, बीम एस से आ रही है, तो एक बीम तो जो है
एक वेव जो है वो S से S1 होती हुई पॉइंट O तक पहुंच रही है और दूसरी वेव जो है वो S से S2 होती हुई पॉइंट O तक पहुंच रही है। और यहां से साफ दिख रहा है डायग्राम से, जो वेव S1 से होती हुई आई है उसने एक्स्ट्रा पाथ ट्रेवल की है। कितनी एक्स्ट्रा पाथ ट्रेवल की है वो हम फाइंड करेंगे, और वो एक्स्ट्रा पाथ डिस्टेंस जो है वो किसके बराबर आनी चाहिए, वो 2n-1 λ/2 के बराबर आनी चाहिए। तभी पॉइंट O पे क्या बनेगा, मिनिमा बनेगा। तभी पॉइंट O पे क्या बनेगी, डार्क फ्रिंज बनेगी। तभी पॉइंट O पे डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा। ठीक है, तो हम पाथ डिफरेंस कैसे फाइंड करेंगे कि जो वेव S1 से होती हुई आई है उसने कितनी एक्स्ट्रा पाथ डिस्टेंस ट्रेवल किया। ठीक है, तो आपको ढंग से देखना है। हम पहले इन दोनों स्लिट्स के बीच की जो लाइन होती है वो ड्रॉ करने जा रहे हैं। ये होती है मिडिल लाइन। ठीक, क्लियर। फिर हम क्या करेंगे, हम S2 से इस लाइन पे ये परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे। ये जैसा हम करते हैं नॉर्मल केसेस में, ये परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया हमने, ये परपेंडिकुलर है। ठीक है, और हम ये देखेंगे कि अगर इस तरफ देखें जाए, स्लिट्स के इस तरफ देखा जाए, राइट हैंड साइड में देखा जाए, तो S1 से आने वाली वेव ने इतनी एक्स्ट्रा पाथ लेंथ ट्रेवल की है। क्लियर। इसी तरह से परपेंडिकुलर हम इस तरफ ड्रॉ करेंगे, इस तरह से। और अगर इस तरफ भी देखा जाए तो इस तरफ S1 से आने वाली वेव ने ये जो डिस्टेंस है ये एक्स्ट्रा पाथ ट्रेवल किया। ठीक है, तो अगर हम एक साइड की फाइंड कर लें तो दूसरी साइड की भी उतनी ही होगी, क्योंकि ये सिस्टम जो है सिमेट्रिक है। कितनी होगी ये पाथ लेंथ। ठीक है, तो फिर से वही करते हैं। कैसे करते हैं, ये एंगल मान लिया अगर थीटा है, तो जो एक्स्ट्रा पाथ लेंथ ट्रेवल की है इसमें, तो वो क्या होगी, वो होगी d sin थीटा। साइन थीटा जो होता है वो टेन थीटा के बराबर होता है, क्योंकि थीटा वेरी स्मॉल है, तो वो हो जाएगी d tan थीटा। d tan थीटा कैसे निकालेंगे, तो tan थीटा कैसे निकालेंगे, तो फिर से एक लाइन ड्रॉ करते हैं जो इस मिडिल पॉइंट से इसको मिलाएगी इस तरह से। और हमारा आर्गुमेंट क्या होता था कि अगर ये एंगल थीटा है तो डेफिनेटली ये वाला एंगल भी क्या होगा, आपका थीटा होगा, जैसा बेसिक सेटअप में होता है। ठीक है, तो tan थीटा क्या होगा, तो tan थीटा हो जाएगा परपेंडिकुलर, ये होगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस कैपिटल D होगा। तो ये परपेंडिकुलर होगा कितना। ठीक है, तो ढंग से देखो आप, ये टोटल लेंथ कितनी थी, स्मॉल d, तो ये उसका हाफ ही तो है, क्योंकि ये लाइन तो डायरेक्ट इस पॉइंट को मिला रही है, तो ये उसका हाफ है, तो ये है d/2। तो d tan थीटा कितना हो जाएगा, tan थीटा हो जाएगा d/2 डिवाइडेड बाई कैपिटल D। ये हो जाएगी पाथ डिफरेंस। क्लियर। और इतना ही पाथ डिफरेंस इधर है, तो टोटल जो पाथ डिफरेंस होगा डेल्टा x, अगर उसको लिखें तो वो हो जाएगा 2 टाइम्स d²/2 कैपिटल D। और ये पार्ट डिफरेंस किसके बराबर होना चाहिए, ये पार्ट डिफरेंस इसके बराबर होना चाहिए अगर आप चाहते हो पॉइंट O पे क्या बने, मिनिमा बने, पॉइंट O पे डार्क फ्रिंज मिले आपको। ठीक है, तो बस इक्वेट कर देते हैं इसको। तो 2 टाइम्स d²/2 कैपिटल D इज इक्वल टू कितना है, 2n-1 इंटू λ/2। तो कैंसिल हो जाएगा काफ़ी कुछ, ये 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो d² जो आया है आपका वो आया है 2n-1 इंटू λ/2, और ये कैपिटल D ऊपर आ जाएगा। अगर d फाइंड करना है तो इस पर क्या लगा देंगे, अंडर रूट। लेकिन आपसे पूछा गया d की मिनिमम वैल्यू, तो मिनिमम वैल्यू के लिए n की वैल्यू हम यहाँ क्या पुट करेंगे, 1। तो जैसे ही आप n की वैल्यू 1 पुट करोगे तो d की जो मिनिमम वैल्यू आ रही है वो आ जाएगी अंडर रूट λ/2। यानी कम से कम इतनी वैल्यू तो आपको चाहिए अगर आप चाहते हो पॉइंट O पे क्या बनेगा, डार्क फ्रिंज बने। और वो कौन सी डार्क फ्रिंज होगी, वो फर्स्ट मिनिमा होगा, क्योंकि n की वैल्यू मैंने क्या पुट की है, 1 पुट की है। क्लियर। इस क्वेश्चन में स्पेशल बात बस ये है कि जो पाथ डिफरेंस आ रहा है दोनों वेव्स में, वो स्लिट से पहुंचने से पहले भी आया है और स्लिट से निकलने के बाद भी आया है। तो टोटल पाथ डिफरेंस जो है वो इसका क्या होगा, डबल होगा। ठीक है, अब बी पार्ट में क्या पूछ रहे हैं, बी पार्ट में पूछ रहे हैं सपोज d हैज दिस वैल्यू। ठीक है, यानी जो हमने d की वैल्यू फाइंड की है वो है, कितनी फाइंड की हमने d की वैल्यू, अंडर रूट λ/2। ठीक है, ये d की वैल्यू है। ठीक है, फाइंड द डिस्टेंस x एट विच नेक्स्ट ब्राइट फ्रिंज इज फॉर्म्ड। पूछा इस पॉइंट O से कितनी डिस्टेंस पे नेक्स्ट ब्राइट मिलेगी, नेक्स्ट ब्राइट फ्रिंज मिलेगी। ठीक है, ये डार्क है। ठीक है, ये कौन सी डार्क थी, हमने फर्स्ट डार्क, फर्स्ट मिनिमा था ये। ठीक है, तो आप मुझे ये बताने की कोशिश करो जरा कि इसमें सेंट्रल मैक्सिमा कहां बनेगा। इस पॉइंट O पे तो क्लियर हो गया ये फर्स्ट मिनिमा है, तो सेंट्रल मैक्सिमा कहां होगा, इस पॉइंट O के नीचे होगा कि इस पॉइंट O के ऊपर होगा, क्योंकि फर्स्ट मिनिमा के जो पास होता है वो सेंट्रल मैक्सिमा ही होता है, या फिर फर्स्ट मैक्सिमा होगा। तो हम ये देखेंगे ऊपर सेंट्रल मैक्सिमा ऊपर बनेगा कि नीचे बनेगा। ठीक है, तो आप देखो
सेंट्रल मैक्सिमा वो पॉइंट होता है जिस पॉइंट तक पहुंचने में वेव्स के बीच में पाथ डिफरेंस जीरो होना चाहिए। ठीक है, अब मुझे बताओ एस से जब तक स्लिट तक पहुंची हैं वेव्स, एस से वेव निकली हैं ये, और जब तक ये स्लिट तक पहुंची हैं S1 S2 तक, तब तक S1 वाली जो वेव ने वो एक्स्ट्रा पाथ ट्रेवल कर लिया। ठीक, S1 वाली वेव ने ये एक्स्ट्रा पाथ ट्रेवल कर लिया। अब अगर सेंट्रल मैक्सिमा फाइंड करना चाहते हो तो अब S2 की बारी है एक्स्ट्रा पाथ ट्रेवल करने की, ताकि X2 से जाने वाली वेव का एक्स्ट्रा पाथ S1 तक पहुंचने वाली वेव का एक्स्ट्रा पाथ के बराबर हो जाए, तो वो आपस में कैंसिल आउट कर देंगे, पाथ डिफरेंस क्या हो जाएगा, जीरो। यानी S1 ने तो एक्स्ट्रा पार्ट ट्रेवल कर ही लिया। अब S2 को अगर एक्स्ट्रा पार्ट ट्रेवल कराना है तो डेफिनेटली वो पॉइंट कहीं ऊपर लाई करेगा, डेफिनेटली वो पॉइंट कहीं ऊपर लाई करेगा, ताकि S2 एक्स्ट्रा पार्ट ट्रेवल करे और S2 का एक्स्ट्रा पाथ, S1 का एक्स्ट्रा पाथ दोनों बराबर हो जाए और उस पॉइंट पे क्या बन जाए, सेंट्रल मैक्सिमम बन जाए। यानी एक बात क्लियर होगी, इस पॉइंट O के ऊपर सेंट्रल मैक्सिमम बनेगा। ठीक, अब अगर O फर्स्ट मिनिमा है तो इसके बाद जो मैक्सिमा होगा वही तो सेंट्रल मैक्सिमा होगा, यानी पॉइंट P पे क्या बन रहा होगा, सेंट्रल मैक्सिमा। अगर नेक्स्ट मैक्सिमा की बात कर रहे हो आप, नेक्स्ट ब्राइट फ्रिंज की बात कर रहे हो, तो वो डेफिनेटली कौन सी ब्राइट फ्रिंज है, सेंट्रल मैक्सिमा। क्लियर। अब आप इस क्वेश्चन को बिना किसी कैलकुलेशन के सॉल्व कर सकते हो। अब आप ढंग से समझो, हमें पॉइंट P ऐसा पॉइंट ढूंढना है जिस पॉइंट तक S2 से पहुंचने वाली वेव उतना एक्स्ट्रा पाथ ट्रेवल कर ले जितना S1 वाली वेव ने यहां तक ट्रेवल कर लिया है। यानी S से अगर हम देखें तो S से पॉइंट P तक पहुंचने में दोनों की पाथ लेंथ इक्वल हो, दोनों के बीच में कोई भी पाथ डिफरेंस ना हो। ठीक है, तो आप ढंग से देखो, S1 से S2 में तो डायरेक्ट कितनी डिस्टेंस ट्रेवल की है उसने, D। S से S1 तक पहुंचने में कितनी डिस्टेंस ट्रेवल की होगी, तो अगर हम ज्योमेट्री से निकालें पाइथागोरस थ्योरम लगा के, तो वो होगी D² + D²। ठीक, ठीक है, ये राइट एंगल ट्राइंगल है, ये कैपिटल D है, ये स्मॉल d है, तो ये डिस्टेंस कितनी होगी, √ऑफ कैपिटल D² + स्मॉल d²। ठीक है, अब अगर मैं ये कहता हूं पॉइंट P जो है वो S1 के एग्जैक्टली सामने है, एकदम सामने है, तो अब S1 से आने वाली वेव कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगी, कैपिटल D, और S2 से आने वाली वेव कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगी, ये जो S2 से आएगी ये वेव, ये कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगी, तो ये जो डिस्टेंस होगी वो वही राइट एंगल √ऑफ कैपिटल D² + स्मॉल d²। तो आपको एकदम से साफ समझ में आ रहा है कि S1 के थ्रू आने वाली वेव की लेंथ और S2 के थ्रू आने वाली वेव की लेंथ बराबर हो गई। यहाँ कितनी है, √D² + D², और ये कैपिटल D, इसने कैपिटल D यहाँ ट्रेवल कर लिया, तो √D² + D² उसने यहाँ ट्रेवल कर लिया। तो पॉइंट P जो होगा वो ऐसा पॉइंट बन गया जिस पॉइंट पे टोटल पाथ लेंथ दोनों की बराबर है, दोनों वेव्स की। इसका मतलब पॉइंट P क्या होगा, सेंट्रल मैक्सिमा का पॉइंट होगा, और वो एग्जैक्टली S1 के एग्जैक्टली सामने होगा। क्लियर, जैसा ट्राइंगल यहां बना है वैसा ही ट्राइंगल यहां बना है, बट इन्वर्टेड है थोड़ा सा। ठीक, तो x की वैल्यू क्या आ गई, x की वैल्यू आ गई आपकी स्मॉल d, क्योंकि पॉइंट P S1 के जस्ट सामने है, और जो पॉइंट O है वो S2 के जस्ट सामने है, तो इनके बीच का सेपरेशन अगर स्मॉल d है तो इन दोनों पॉइंट्स के बीच का सेपरेशन भी क्या आ जाएगा, स्मॉल d आ जाएगा। ठीक है, बिना किसी कैलकुलेशन के, सिर्फ ऑब्जर्व करके भी आप इसको कर सकते हो। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, अच्छा क्वेश्चन है ये। 2 कोहेरेंट पॉइंट सोर्सेज S1 एंड S2 वाइब्रेटिंग इन फेज एमिट लाइट ऑफ वेवलेंथ लैम्डा। 2 सोर्स हैं, तो एक को हम मान लेते हैं, ये है आपका मान लिया S1 सोर्स, और दूसरा ये मान लेते हैं ये है आपका S2 सोर्स। ठीक है, और दोनों जो वेवलेंथ, दोनों जो लाइट एमिट कर रहे हैं वो सेम वेवलेंथ लैम्डा की है और फेज में वाइब्रेट कर रहे हैं, यानी 2 कोहेरेंट पॉइंट सोर्स हैं ये। द सेपरेशन बिटवीन द सोर्सेज इज 2 लैम्डा। इन दोनों सोर्सेज के बीच का ये जो सेपरेशन है ये 2 लैम्डा दिया है। ये जो सेपरेशन है ये कितना दिया है, ये 2 लैम्डा दिया है आपको। ठीक है, कंसीडर ए लाइन पासिंग थ्रू S2 एंड परपेंडिकुलर टू द लाइन S1 S2। एक लाइन आपको कंसीडर करनी है जो S2 से पास कर रही हो, और ये जो लाइन S1 S2 इसके परपेंडिकुलर हो, मतलब वो लाइन कुछ इस तरह से होगी। क्लियर, ये लाइन S2 से पास कर रही है और S1 S2 के क्या है, परपेंडिकुलर है। ठीक है, क्या पूछ रहे हैं, व्हाट इज द स्मॉलेस्ट डिस्टेंस फ्रॉम S2 वेयर ए मिनिमम ऑफ इंटेंसिटी अकर्स। पूछ रहे हैं इस लाइन पे S2 से कितनी मिनिमम डिस्टेंस पे मिनिमा क्रिएट होगा, डार्क फ्रिंज क्रिएट होगी, मिनिमम इंटेंसिटी क्रिएट होगी। क्लियर,
तो आप देखो जरा कैसे करेंगे हम इसको। एक चीज आपको समझनी है इसमें, वो जो मिनिमा क्रिएट होगा वो कौन सा मिनिमा होगा, वो फर्स्ट मिनिमा होगा कि सेकंड मिनिमा होगा कि थर्ड मिनिमा होगा, हमें उसका थोड़ा अंदाजा लगाते हैं कि इस लाइन पे जो सबसे पहले, इस लाइन पे जैसे आप आगे बढ़ोगे तो जो सबसे पहला मिनिमा आपको मिलेगा वो कौन सा मिनिमा होगा। ठीक है, वो हमें फाइंड करना है, उसका नंबर पहले फाइंड करते हैं। ठीक है, तो अगर आप मुझे बताओ, अगर मैं S2 के जस्ट बिल्कुल क्लोज किसी पॉइंट की बात करूं, बहुत ही क्लोज ये पॉइंट है। ठीक है, ये जो पॉइंट है ये S2 के बहुत क्लोज है, ऑलमोस्ट S2 पे ही है, ये सिर्फ दिखाने के लिए थोड़ा सा दूर दिखाया है। ठीक है, अगर मैं पूछूं इस पॉइंट पे क्या क्रिएट होगा, ठीक है, तो एक वेव तो इस पॉइंट पे S2 से आएगी और दूसरी वेव कहां से आएगी, S1 से आएगी। सिंस S2 के ये बहुत क्लोज है तो S2 से इस पॉइंट की डिस्टेंस तो जीरो होगी, और S1 से डिस्टेंस कितनी होगी, तो S1 से जो इस पॉइंट की डिस्टेंस होगी वो वही डिस्टेंस होगी जो S1 से S2 की डिस्टेंस है, क्योंकि वो जो पॉइंट है वो S2 के बहुत क्लोज है। S2 के बहुत क्लोज हम किसी पॉइंट पे देखने की कोशिश ये कर रहे हैं कि वहां पे क्या बनेगा, मैक्सिमम बनेगा कि मिनिमम बनेगा, और कौन सा मैक्सिमा या कौन सा मिनिमा बनेगा। ठीक है, तो वो जो पॉइंट है S2 के बहुत क्लोज है, तो दो वेव्स पहुंचेंगी, एक वेव S2 से पहुंचेगी, एक वेव S1 से पहुंचेगी। S2 से जो वेव पहुंचेगी उसका पाथ बहुत ऑलमोस्ट जीरो होगा, क्योंकि वो पॉइंट S2 के बहुत क्लोज है। S1 से जो वेव पहुंच रही है उसकी जो पाथ लेंथ होगी वो वही होगी जो S1 से S2 के बीच में गैप है, यानी वो कितनी होगी, 2 लैम्डा। यानी ये जो पॉइंट मैंने पॉइंट अगर इसको कहूं मैं पॉइंट P, इस पॉइंट P पे जो पाथ डिफरेंस आ रहा है दोनों वेव्स के बीच में वो आपका 2 लैम्डा के बराबर आ रहा है, क्योंकि वो पॉइंट P S2 के बहुत ज़्यादा क्लोज है। तो S2 से तो कोई लेंथ होगी नहीं, जो भी लेंथ होगी S1 से होगी, तो पाथ डिफरेंस कितना हो गया, 2 लैम्डा। 2 लैम्डा का मतलब क्या हुआ कि यहां पे सेकंड मैक्सिमा बनेगा। क्लियर, यानी S2 के अगर बहुत क्लोज हम कोई पॉइंट लेंगे तो वहां पे क्या क्रिएट हो रहा होगा, वहां पे मैक्सिमा क्रिएट हो रहा होगा, मैक्सिमम इंटेंसिटी होगी, और कौन सा मैक्सिमा होगा, सेकंड मैक्सिमा। ठीक, अब आप थोड़ा सा जैसे ही थोड़ा सा दूर बढ़ना शुरू करोगे तो ये पार्ट डिफरेंस कम होना शुरू हो जाएगा। अभी पार्ट डिफरेंस कितना है, 2 लैम्डा, ये मैक्सिमम पार्ट डिफरेंस होता है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। अगर दो सोर्सेज हैं S1 S2, 2 स्लिट्स हैं, तो इनसे निकलने वाली वेव्स किसी भी डायरेक्शन में जाएं चाहे वो, उन सारी वेव्स के बीच में जो मैक्सिमम पार्ट डिफरेंस पॉसिबल है वो ये पार्ट डिफरेंस होता है, जो कि दोनों स्लिट्स या दोनों सोर्सेज के बीच का सेपरेशन स्मॉल d होता है। ठीक है, और वो कब होगा, वो तब होता है जब लाइट रेज ऐसे जा रही हो पैरेलल। ठीक है, उसी लाइन के अलोंग जा रही हो जो लाइन S1 S2 कनेक्ट करती है, तब जो पार्ट डिफरेंस होगा वो ये पार्ट डिफरेंस होता है, क्योंकि यहाँ के बाद तो दोनों इक्वल लेंथ ट्रेवल करेंगी। तो इससे पहले S2 की वेव तो यहीं से निकल गई है, लेकिन S1 की वेव तो यहीं से चली गई है, लेकिन S2 की वेव यहाँ नीचे से आई है, तो कितना एक्स्ट्रा ट्रेवल किया होगा S2 की वेव ने, तो वो होगा सेपरेशन बिटवीन द सोर्सेज, सेपरेशन बिटवीन द स्लिट्स। तो मैक्सिमम जो पार्ट डिफरेंस हो सकता है यहाँ पे भी वो कितना हो सकता है, 2 लैम्डा। ठीक है, वो इस पॉइंट P के लिए हो जाएगा, सेकंड मैक्सिमम बनेगा। अब जैसे जैसे आप पॉइंट P से दूर हटना शुरू करोगे पार्ट डिफरेंस अब कम होना शुरू होगा। तो 2 लैम्डा से कम होते होते जो पहला मिनिमम अकर करेगा वो तब अकर करेगा जब ये 2 लैम्डा से पार्ट डिफरेंस कम होते होते 3/2 लैम्डा होगा। ये 2 लैम्डा, ये 1.5 लैम्डा है, और यहाँ पे मिनिमा अकर करेगा, और इसके लिए मिनिमा कौन सा होगा, तो वो सेकंड मिनिमा होगा। अगर आप वो फॉर्मूला लगाओगे 2n-1 इंटू λ/2, तो इसमें आप n की वैल्यू जब 2 पुट करोगे यहाँ पे, तब ये आएगा 3/2 लैम्डा। यानी इस पॉइंट P के क्लोज में जो सबसे पहला पॉइंट आएगा जहां पे मिनिमा अकर करेगा, वो उस पॉइंट पे जो मिनिमा होगा वो कौन सा मिनिमा होगा, वो आपका सेकंड मिनिमा होगा। क्लियर, तो अब हमें क्लियर होगा कि इस लाइन पे जैसे ही आप आगे बढ़ोगे तो जो सबसे पहले मिनिमा मिलेगा वो कौन सा मिनिमा होगा, वो सेकंड मिनिमा होगा। और सेकंड मिनिमा के लिए पार्ट डिफरेंस कितना होता है, तो पार्ट डिफरेंस भी क्लियर हो गया। पार्ट डिफरेंस कितना होता है, 3/2 लैम्डा। ठीक है, तो हम मान लेते हैं ये डिस्टेंस कितनी है, हमसे ये डिस्टेंस ही पूछी है, कितनी डिस्टेंस पे ये होगा प्रोसेस, तो इस डिस्टेंस को हम कुछ मान लेते हैं। ठीक है, क्या मान लेते हैं, मान लिया इसको हमने मान लिया x। ठीक, और इस पॉइंट को कह देते हैं q। तो पार्ट डिफरेंस कितना होगा, तो पाथ डिफरेंस होगा S1q माइनस S2q, और ये पाथ डिफरेंस किसके बराबर होना चाहिए, सेकंड मिनिमा के लिए 3/2 लैम्डा के बराबर होना चाहिए। सिंपल। S2q कितना होगा, तो S2q होगा पाइथागोरस थ्योरम अगर आप लगाओगे तो √2 लैम्डा का स्क्वायर प्लस x स्क्वायर। ठीक, ये है S1q क्या होगा, पाइथागोरस थ्योरम लगा के √2 लैम्डा का स्क्वायर प्लस x स्क्वायर
माइनस एस टू क्यू कितना है, तो एस टी क्यू है आपका एक्स के बराबर, और ये कितना है, ये है 3 लैम्डा बाई 2। ठीक है, अब सिर्फ एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है, सिर्फ कैलकुलेशन है और कुछ नहीं है इसमें। एक्स को इस तरफ ले आते हैं, तो यहाँ से एक्स इस तरफ आ जाएगा, प्लस एक्स हो जाएगा, स्क्वायर कर देते हैं दोनों तरफ, तो ये होगा 4 लैम्डा का स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, और इस तरफ कितना हो जाएगा, ठीक है, मैंने स्क्वायर का फॉर्मूला लगा दिया। अब एक्स स्क्वायर, ये एक्स स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा, इस एक्स को इधर ही रहने देते हैं, इसको इस तरफ ले आते हैं, तो ये 4 लैम्डा स्क्वायर माइनस 9 लैम्डा स्क्वायर, तो 4 4 जा 16 माइनस 9, ये 7 लैम्डा स्क्वायर बाई 4 हो जाएगा, और ये हो गया 3 लैम्डा एक्स। तो एक तो लैम्डा से लैम्डा कैंसिल आउट हो गया, तो यहाँ से एक्स जो मिल गया आपको वो मिल गया 7 लैम्डा बाई 12। मिनिमम जो सेपरेशन होगा, जिस पर फर्स्ट पहली बार आपको मिनिमम इंटेंसिटी मिलेगी, जो कि सेकंड मिनिमम के करस्पॉन्डिंग होगी, वो मिनिमम डिस्टेंस कितनी होगी, 7 लैम्डा बाई 12। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, ये अच्छा क्वेश्चन है, और इसमें अगर एक बार में 2 से ज़्यादा स्लिट्स हैं, 3 स्लिट हैं, 4 स्लिट हैं, 10 स्लिट्स हैं, और उन सब की वजह से एक इंटरफ्रेंस पैटर्न क्रिएट हो रहा है, तो कहाँ पे मैक्सिमम इंटेंसिटी होगी, कहाँ पे मिनिमम होगी, या किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे इंटेंसिटी कितनी होगी, ये कैसे फाइंड करेंगे, ये हम यहाँ पे सीखेंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले इस पर थोड़ी थ्योरी पे नज़र डालते हैं कि इसको इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करते हैं। ठीक है, तो आपको ढंग से देखना है। मान लिया आपके पास 4 स्लिट हैं, ठीक, ये 4 स्लिट हैं, S1 S2 S3 S4 नाम दे देते हैं इनको। S1 है, ये S2 है, ये S3 है, और ये S4 है, और इन तक जो लाइट आ रही है वो कोहेरेंट लाइट आ रही है। ठीक है, यानी जो लाइट वेव्स आ रही हैं S1 S2 S3 S4 तक पहुंचने में उनके बीच में कोई पाथ डिफरेंस, फेज डिफरेंस नहीं आता, जो भी गेम होगा वो इसके आगे ही होगा। ठीक है, और मान लिया ये स्क्रीन है आपकी, ठीक है, और मान लिया हम फॉर एग्जांपल के लिए हम S1 से के डायरेक्ट सामने कोई पॉइंट है, एक इजी सा एग्जांपल ले लेते हैं। इस पॉइंट P पे हमें इंटेंसिटी फाइंड करनी है कि इन चारों स्लिट की वजह से S1 के एकदम सामने जो पॉइंट P होगा उस पे इंटेंसिटी कितनी होगी। ठीक, तो एक वेव S1 से आएगी, एक वेव S2 से आएगी, एक वेव S3 से आएगी, एक ये S4 पॉइंट है, S4 के सामने पॉइंट P है, इस पे हमें इंटेंसिटी फाइंड करनी है। अब जो वेव्स हैं वो S1 S2 S3 और S4 से पहुंचेंगी यहाँ पे। ठीक है, सबसे जो कम पाथ लेंथ जो होगी वो S4 से आने वाली वेव की होगी, उससे थोड़ा सा ज़्यादा पाथ लेंथ S3 से आने वाली वेव की होगी, उससे थोड़ा सा ज़्यादा पाथ लेंथ S2 से आने वाली वेव की होगी, और उससे थोड़ा सा ज़्यादा पाथ लेंथ S1 से आने वाली वेव की होगी। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, हम एक फेजर डायग्राम बनाएंगे। फेजर डायग्राम में हम ये मानेंगे कि चारों सोर्सेज की वजह से अगर इंडिविजुअली एक एक सोर्स ओपन किया जाता है तो यहाँ पे इंटेंसिटी I0 होती है, यानी S1 की वजह से इंटेंसिटी सिर्फ देखी जाए तो वो I0 होगी, S2 की वजह से इंटेंसिटी देखी जाए तो वो भी I0 होगी, सिर्फ S3 की वजह से इंटेंसिटी देखी जाए तो वो भी I0 होगी, और S4 की वजह से इंटेंसिटी देखी जाए तो वो भी सिर्फ क्या होगी, I0। ठीक है, अब हम बनाएंगे इसका फेजर डायग्राम। ठीक है, और फेजर डायग्राम में हम S4 को बेस बनाएंगे, कैसे होगा वो अभी आपको समझ में आएगा। हमको ये पता होता है कि इंटेंसिटी जो होती है वो एम्पलीट्यूड के स्क्वायर के प्रोपोर्शनल होती है। ठीक, तो फेजर डायग्राम तो एम्पलीट्यूड के टर्म्स में बनेगा। तो मान लिया S1 से आने वाली वेव का एम्पलीट्यूड कितना है, A, तो S2 से आने वाली वेव का भी एम्पलीट्यूड कितना होगा, A, क्योंकि इंटेंसिटी सेम है, एम्पलीट्यूड भी सेम होगा। S3 से आने वाली वेव का भी एम्पलीट्यूड A होगा, और S4 से आने वाली वेव का भी एम्पलीट्यूड क्या होगा, A। ठीक है, इनके बीच में गैप मान लेते हैं, तो ये सेपरेशन भी D है, ये सेपरेशन भी D है, और ये सेपरेशन भी D है। ठीक है, और ये डिस्टेंस जो होती है वो कैपिटल D है। अब आपको S4 और S3 को कंसिडर करना है, तो एक वेव जो आएगी वो आपकी आएगी S4 से, और दूसरी जो वेव आएगी वो आएगी X3 से। इस तरह से इनके बीच में पाथ डिफरेंस कितना होगा, तो यहां से हम क्या ड्रॉ करते हैं, परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं, एंगल थीटा मानते हैं, वो सब कुछ पता है आपको, डी साइन थीटा होता है वो डी टेन थीटा हो जाता है, और वो हो जाता है डी वाई अपॉन डी, ये होता है पाथ डिफरेंस। क्लियर, वाई क्या होता है, वाई कैसे फाइंड करते हैं, तो S4 और S3 की बात कर रहे हैं, तो यहां से हम मिडिल से एक लाइन ड्रॉ करेंगे, एग्जैक्टली मिडिल से,
और उस मिडिल पॉइंट के नीचे ये जो डिस्टेंस होगी इसको हम y कहते हैं। यानी जिन दो स्लिट्स को हम डील कर रहे हैं, जिन दो स्लिट्स को डील कर रहे हैं उनके मिडिल से लाइन बनाएंगे, डायरेक्टली परपेंडिकुलरली हिट करेंगे और उस लाइन से पॉइंट जितना नीचे होता है उसको हम y कहते हैं। अभी हम S4 और S3 की बात कर रहे हैं तो ये y होगा। जब हम S4 और S2 की बात करेंगे तब मिडिल लाइन यहाँ से जाएगी, तब ये डिस्टेंस y हो जाएगी। जब हम S4 और S1 की बात करेंगे तब मिडिल लाइन यहाँ से जाएगी, इस पॉइंट से जाएगी और फिर ये डिस्टेंस y हो जाएगी। क्लियर? तो आपको डिस्टेंस y क्लियर है। तो हम तीनों के पहले पार्ट डिफरेंस क्रिएट करते हैं। ठीक है, S4 को मानेंगे बेस, S4 और S3 के बीच में जो पार्ट डिफरेंस आएगा डेल्टा x वो कितना आएगा, वो आ जाएगा d अपॉन कैपिटल D और y कितना होगा, तो इस केस के लिए जो y होगा वो ये वैल्यू होगी और वो वैल्यू कितनी है d/2। ठीक, जरा आप S4 और S2 के टर्म्स में देखें तो पार्ट डिफरेंस कितना आने वाला है, तो d/d तो वैसा ही रहेगा। अब y कितना होगा, तो S2 और S4 के लिए जो मिडिल लाइन होगी वो यहाँ से पास करेगी। ठीक है, ये यहाँ से पास करेगी और अब ये y होगा और ये y किसके बराबर है, इसके बराबर होगा तो ये स्मॉल d हो जाएगा। क्लियर? अब हम S4 और S1 के बारे में देख रहे हैं। इसी तरह से आपको आगे बढ़ते जाना है। जब आप S4 और S1 देखोगे तो मिडिल लाइन ये यहाँ से पास करेगी, ये होगी मिडिल लाइन और इस मिडिल लाइन के नीचे ये जो डिस्टेंस होगी ये होगी y। तो अब ये डिस्टेंस कितनी होगी, तो ये जो डिस्टेंस है ढंग से देखना, ये डिस्टेंस है, ये है d और ये हाफ है d/2 यानी 3d/2 हो जाएगी। तो अब जो पार्ट डिफरेंस आएगा वो होगा d/कैपिटल D और y की वैल्यू कितनी है 3d/2। क्लियर? S3 ने S4 के कंपेरेटिवली कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया है, इतना एक्स्ट्रा। S2 ने S4 के कंपेरेटिवली कितना एक्स्ट्रा ट्रेवल किया है, इतना। S1 ने S4 के कंपेरेटिवली कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया है, इतना। यानी तीनों केसेस में जो बेस माना है आपने वो किसको माना है, वो S4 के डिस्टेंस को आपने बेस माना है। S4 के कंपेरेटिवली S1 ने कितना एक्स्ट्रा ट्रेवल किया वो आपने यहाँ लिखा है, S4 के कंपेरेटिवली S2 ने कितना ट्रेवल किया वो आपने यहाँ लिखा है। इसी तरह से S4 के कंपेरेटिवली S1 ने कितना एक्स्ट्रा ट्रेवल किया वो आपने यहाँ लिखा है। ठीक, अब इस पार्ट डिफरेंस को हम फेज डिफरेंस में कन्वर्ट करते हैं, डेल्टा फाई। तो डेल्टा फाई क्या होता है, वो होता है 2π/λ इंटू डेल्टा एक्स। ठीक, तो ये फर्स्ट केस में है तो ये डेल्टा x3 कह देते हैं, इसको डेल्टा x2 कह देते हैं, इसको डेल्टा x1 कह देते हैं। ठीक है, तो इसी तरह से डेल्टा फाई 1 फाइंड कर लेंगे हम, डेल्टा फाई 2 फाइंड कर लेंगे और डेल्टा फाई 3 फाइंड कर लेंगे। क्लियर है ये? ठीक है, अब आप देखो जरा इसको। अब फेजर डायग्राम हम कैसे बनाएंगे वो आपको समझना है। हमने माना S1 की जो वेव, सबका एम्पलीट्यूड तो A है, तो S4 का एम्पलीट्यूड ये है A। ये किसका एम्पलीट्यूड है, S4 का एम्पलीट्यूड। S4 से फेज किस एक्स्ट्रा फेज किसका है, वो S3 का है और वो कितना फेज एक्स्ट्रा है, तो वो है डेल्टा फाई 1। ठीक है, तो यहाँ हम एम्पलीट्यूड बनाएंगे, ये भी A एम्पलीट्यूड होगा लेकिन ये किसका होगा, ये S3 का होगा। और S3 जो है वो S4 से कितना एक्स्ट्रा फेज डिफरेंस है, उसका फेज डिफरेंस कितना है, तो वो हमने फाइंड कर लिया डेल्टा फाई 1। क्लियर है? डेल्टा फाई 1 कैसे फाइंड किया था, 2π/λ इंटू डेल्टा x1। डेल्टा x1 कैसे फाइंड किया वो क्लियर है आपको। उसके बाद S4 से S2 के बीच में कितना फेज डिफरेंस है, वो है डेल्टा फाई 2। तो हम क्या बनाएंगे, हम S2 के करस्पॉन्डिंग एम्पलीट्यूड बनाएंगे। ये एम्पलीट्यूड S2 का है और ये जो एंगल है, ये पूरा एंगल वो कितना होगा, वो होगा डेल्टा फाई 2। इसी तरह से हम S1 का बनाएंगे। मान लिया ये S1 के करस्पॉन्डिंग एम्पलीट्यूड है और S1 और S4 के बीच में फेज डिफरेंस कितना है, तो ये अगर एंगल बनाए, ये पूरा एंगल, और ये कितना बनाया हमने, डेल्टा फाई 3। यही नाम दिए थे हमने कि कुछ उल्टे नाम दिए हैं, यही नाम दिए हमने। S4 और S3 के बीच में जो फेज डिफरेंस है उसको डेल्टा फाई 1 नाम दिया है। S4 और S2 के जो बीच में फेज डिफरेंस है उसको डेल्टा फाई 2 नाम दिया है और S4 और S1 के बीच में जो फेज डिफरेंस है उसको डेल्टा फाई 3 नाम दिया है। ठीक है, और एम्पलीट्यूड्स का हमने क्या बना लिया, एक फेजर डायग्राम बना लिया। क्लियर? अब ये सिंपल वेक्टर है, ये 4 वेक्टर हैं जिनके मैग्नीट्यूड बराबर हैं A और ये कितने कितने एंगल पे हैं, वो पूरा डायग्राम हो गया। अब आपको रिजल्टेंट फाइंड करना है, एम्पलीट्यूड का नेट फाइंड करना है, सिंपल। और जो इंटेंसिटी होगी, नेट इंटेंसिटी होगी उस पॉइंट पे, वो नेट एम्पलीट्यूड के स्क्वायर के प्रोपोर्शनल होगी। क्लियर? और वहां से हम क्या फाइंड कर लेंगे, वहां से हम नेट इंटेंसिटी फाइंड कर लेंगे। ये प्रोसेस होती है। ठीक है, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, देख लो आप एक बार, क्योंकि अगर 2 से ज़्यादा स्लिट मिलती हैं आपको तो आपको इसी तरह से आगे बढ़ना है।
कैसी प्रोसेस है, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो गया है डायग्राम, लेकिन आप इसको ढंग से समझना है। आपको सबसे पहले वो स्लिट फाइंड करनी है जिस स्लिट की उस पॉइंट से डिस्टेंस मिनिमम है। हमारी सिचुएशन में वो स्लिट क्या है, S4 की पॉइंट P से डिस्टेंस क्या है, मिनिमम। ठीक, तो हम S4 को बेस बना के हम ये देखेंगे कि S3 ने S4 के कंपैरेटिवली कितना एक्स्ट्रा ट्रेवल किया है, फिर S2 ने S4 के कंपैरेटिवली कितना एक्स्ट्रा ट्रेवल किया है, फिर S1 ने S4 के कंपैरेटिवली कितना एक्स्ट्रा ट्रेवल किया है। तो वो पाथ डिफरेंस जो है वो हमने फाइंड कर लिए हैं। और सबका बेस क्या है, बेस हम उसको मानते हैं जिससे उस पॉइंट की डिस्टेंस क्या हो, मिनिमम हो। क्लियर। फिर हमने पाथ डिफरेंस फाइंड कर लिया, तो हम फेज डिफरेंस फाइंड कर लेंगे तीनों के केस में। और फेज डिफरेंस फाइंड करके हम क्या बना लेंगे, फेजर डायग्राम बना लेंगे। ये आपका फेजर डायग्राम हो गया। सबसे पहले कौन सा एम्पलीट्यूड ड्रॉ करेंगे, जो आपने बेस बनाया, और उस बेस से कितना कितना फेज आगे हैं बाकी सबके एम्पलीट्यूड, वो सारे ड्रॉ करेंगे। फिर ड्रॉ करने के बाद अब ये सिंपल वेक्टर का क्वेश्चन बन जाएगा। अब हम इससे नेट एम्पलीट्यूड फाइंड करेंगे। ठीक है, नेट एम्पलीट्यूड फाइंड कर लेंगे तो जो नेट इंटेंसिटी होती है वो नेट एम्पलीट्यूड के स्क्वायर के प्रोपोर्शनल होगी, वहां से हम नेट इंटेंसिटी फाइंड कर लेंगे। क्लियर। अब जरा क्वेश्चन पे पहुंचते हैं। इस क्वेश्चन में 3 स्लिट दिए हैं। एक स्लिट ये है A, एक स्लिट है ये B, और एक स्लिट है ये C। ठीक, और ये पॉइंट A स्लिट के सामने एग्जैक्टली ये पॉइंट है P, और इस पॉइंट P पे आपको बतानी है कि इंटेंसिटी जो है। ठीक है, पहले पढ़ते हैं क्वेश्चन, फिर सॉल्व करते हैं इसको। फिगर शोज 3 इक्विडिस्टेंट स्लिट्स इल्यूमिनेटेड बाय ए मोनोक्रोमेटिक पैरेलल बीम ऑफ लाइट। लेट BP0 माइनस AP0 इज इक्वल टू λ/3। BP0 यानी B से जो P तक पहुंचेगी लाइट बीम, उसका पाथ, माइनस A से जो पहुंचेगी P तक, उसका पाथ का डिफरेंस जो है वो λ/3 दिया है। ठीक है, तो अगर इसको ड्रॉ करें तो ये कुछ इस तरह से होगा। ये एक बीम और दूसरी बीम ये है। तो ये पाथ डिफरेंस जो दिया है BP0 माइनस AP0, वो आपको कितना दिया, λ/3। और d इज मच ग्रेटर देन लैम्डा, वो सारी चीजें आपको मान के चलनी है। शो दैट स्मॉल d इज इक्वल टू 2 लैम्डा कैपिटल D/3, अंडर रूट ऑफ 2 लैम्डा कैपिटल D/3, ये आपको प्रूव करना है। ठीक है, फर्स्ट पार्ट। तो ये बहुत सिंपल है। ये पाथ डिफरेंस जो λ/3 है, अगर हम पाथ डिफरेंस फाइंड करने की कोशिश करें तो इसके मिड से हम परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे, जैसा कि हमने पिछले अपने थ्योरी में किया था। यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे और ये डिस्टेंस हो जाएगी आपकी y, और जो पाथ डिफरेंस होगा जो कि λ/3 दिया, वही किसके बराबर होगा, वही होगा d sin थीटा, d tan थीटा हो जाएगा। tan थीटा कितना हो जाएगा, y/D। अब तो ये आपको एकदम याद हो जाना चाहिए। क्लियर। तो अगर इनको हम इक्वेट करें, और y कितना है, y देखो तो यहाँ के मिड से लाइन खींचिए और ये एग्जैक्टली इसके सामने, तो y जो है वो इसके बराबर है, और ये डिस्टेंस कितनी है, d/2। तो ये हो जाएगा d/D इंटू d/2। ठीक है, और ये है किसके बराबर, ये है λ/3 के बराबर। तो इक्वेट कर देते हैं। तो d कितना आ गया आपका, अंडर रूट 2 लैम्डा कैपिटल D/3। फर्स्ट पार्ट सिंपल है, सॉल्व हो गया तुरंत। ठीक है, अब जरा सेकंड पार्ट पे आते हैं, वही इंपॉर्टेंट पार्ट है। शो दैट द इंटेंसिटी एट P0 पे जो इंटेंसिटी है इज 3 टाइम्स द इंटेंसिटी ड्यू टू एनी ऑफ द 3 स्लिट्स इंडिविजुअली। अगर तीनों इंडिविजुअल स्लिट्स I0 इंटेंसिटी प्रोड्यूस करती हैं, तो आपको ये शो करना है कि पॉइंट P पे जो इंटेंसिटी होगी वो 3I0 होगी। तो फिर से हम फेजर डायग्राम बनाएंगे, पाथ डिफरेंस फाइंड करेंगे, फेज डिफरेंस फाइंड करेंगे, नेट एम्पलीट्यूड फाइंड करेंगे, और नेट इंटेंसिटी जो होगी वो नेट एम्पलीट्यूड के स्क्वायर के प्रोपोर्शनल होगी। ठीक है, तो मैंने मान लिया कि इन तीनों का एम्पलीट्यूड स्मॉल a है, इसका भी एम्पलीट्यूड स्मॉल a है, और इसका भी एम्पलीट्यूड क्या है, स्मॉल a। ठीक, तो हम पहले a को हम बेस मानेंगे, a वाली स्लिट को बेस मानेंगे क्योंकि a से इसकी डिस्टेंस मिनिमम है। तो सबसे पहले हम b और a के बीच में देखते हैं कि b ने a से कितना एक्स्ट्रा पाथ ट्रेवल किया है। तो वो तो आपको क्वेश्चन में ही गिवन है, कितना एक्स्ट्रा पाथ ट्रेवल किया, λ/3। तो डेल्टा x b लिखें इसको विद रिस्पेक्ट टू a, तो वो कितना है, λ/3। ठीक, अब जरा c का देखेंगे, c ने a के रिस्पेक्ट में कितना एक्स्ट्रा पाथ ट्रेवल किया।
ठीक है। तो अब जो बीम आएगी वो सी से आएगी, तो ड्रॉ करते हैं इसको इस तरह से, ठीक। अब वहीं वैसे ही सब कुछ यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है। ये है एक्स्ट्रा पाथ लेंथ, तो कितनी एक्स्ट्रा पाथ लेंथ होगी, तो जो D होता था, अब आप A और C को अगर देखोगे तो जो D होता था वो बेसिकली 2D बन गया है, क्योंकि A और C स्लिट अगर आप कंसीडर कर रहे हो तो स्लिट्स के बीच का सेपरेशन कितना है 2D। तो जो पार्ट डिफरेंस आएगा डेल्टा एक्स सी का अगर उसको कहें तो वो होगा 2D साइन थीटा। साइन थीटा जो होता है वो टेन थीटा के बराबर होगा, टेन थीटा परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है। तो अब परपेंडिकुलर बेस फाइंड करने के लिए C और A को अगर देखोगे तो C और A के बीच से अगर लाइन बनाओगे तो वो B से पास करेगी। तो अब जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगी वो ये होगी आपकी, और ये होगी कितनी, तो ये तो इसके बराबर है, तो ये D के बराबर है, तो जाएगी D अपॉन कैपिटल D। क्लियर, ये आ गया पाथ डिफरेंस। ठीक है, कितना आ रहा पाथ डिफरेंस, 2 बाई स्मॉल d इंटू डी स्क्वायर। डी स्क्वायर की वैल्यू हम यहां से पुट कर सकते हैं, डी स्क्वायर कितना आएगा 2 लैम्डा कैपिटल D अपॉन 3। इस D से D कैंसिल हो गया, तो पार्ट डिफरेंस आ गया आपका 4 लैम्डा बाई 3। ठीक है, तो हमने पार्ट डिफरेंस फाइंड कर लिया है। पार्ट डिफरेंस से हम क्या करते हैं, फेज डिफरेंस फाइंड करते हैं। तो जो B है वो A से कितना आगे होगा फेज में, फेजर डायग्राम जब बनाएंगे तो 2 पाई बाई लैम्डा इंटू पाथ डिफरेंस यानी लैम्डा बाई 3, तो लैम्डा से लैम्डा कैंसिल हो गया। तो B का जो एम्पलीट्यूड होगा वो A के एम्पलीट्यूड से फेज में कितना आगे होगा, 2 पाई बाई 3 एंगल आगे, यानी 120 डिग्री। अब जरा C का भी देख लेते हैं, C का कितना आगे होगा, तो 2 पाई बाई लैम्डा इंटू 4 लैम्डा बाई 3, तो ये लैम्डा से लैम्डा कैंसिल हो गया, ये हो गया 8 पाई बाई 3। और 8 पाई बाई 3 को अगर आप लिखना चाहो तो आप ऐसा लिख सकते हो 2 पाई प्लस 2 पाई बाई 3। ऐसा क्यों लिखा है, क्योंकि 2 पाई में एक सर्किल कंप्लीट हो जाता है, जिस पॉइंट से चलोगे उसी पॉइंट पे वापस आ जाओगे। तो एक्चुअल में आपको कितना आगे चलना है, एक्चुअल में आपको सिर्फ 2 पाई बाई 3 आगे चलना है। ठीक है, अब जरा फेजर डायग्राम बनाते हैं। तो A का जो एम्पलीट्यूड है वो A ये है। अब B का जो है वो A से कितना आगे था, वो 2 पाई बाई 3 आगे था। 2 पाई बाई 3 मतलब 120 डिग्री, तो ये होगा, इसकी लेंथ तो A ही होगी, और ये किसके करस्पॉन्डिंग है, ये B स्लिट के करस्पॉन्डिंग है। ये एंगल कितना है 2 पाई बाई 3 120 डिग्री। और जो C का है वो A से कितना आ गया, तो वो A से है 8 पाई बाई 3 आगे। 8 पाई बाई 3 का मतलब 2 पाई आप पूरा चक्कर लोगे और 2 पाई बाई 3, तो आप 2 पाई चक्कर लोगे तो उसी पॉइंट पे पहुंच जाओगे। और उससे कितना और आगे बढ़ना है, उससे 2 पाई बाई 3 आगे बढ़ना है, यानी इसी पॉइंट पे आएगा। यानी जो C का एम्पलीट्यूड है वो भी इसी लाइन के अलोंग आएगा। अब नेट एम्पलीट्यूड फाइंड करते हैं। तो इफेक्टिव डायग्राम ये बनेगा कि एक A एम्पलीट्यूड इस डायरेक्शन में है और 2A एम्पलीट्यूड इस डायरेक्शन में, क्योंकि दोनों जब एक ही डायरेक्शन में तो सिंपली एड अप हो जाएंगे। ठीक, हमें नेट एम्पलीट्यूड फाइंड करना है। ठीक है, ये एंगल कितना है 120 डिग्री। तो ऐसा करते हैं, इसको कंपोनेंट्स में ब्रेक कर लेते हैं। ये पूरा 120 है, तो ये कितना होगा, ये होगा 30 डिग्री। तो ये हो जाएगा 2A cos 30। 2A cos 30 का मतलब होता है √3/2, और इस तरफ हो जाएगा आपका 2A sin 30। sin 30 होता है हाफ, तो ये आ गया A और ये आ गया A√3। इस A से ये A कैंसिल हो जाएगा, इक्वल एंड अपोजिट, यानी जो नेट एम्पलीट्यूड आया आपका वो आया A√3। किस डायरेक्शन में आया उससे हमें मतलब नहीं है ज़्यादा, क्योंकि इंटेंसिटी जो होती है वो एम्पलीट्यूड के स्क्वायर के प्रोपोर्शनल होती है। तो नेट एम्पलीट्यूड मिल गया आपको A√3। नेट इंटेंसिटी किसके प्रोपोर्शनल होगी, तो वो नेट एम्पलीट्यूड के स्क्वायर के प्रोपोर्शनल होगी। यानी आई नेट जो होगा वो किसके प्रोपोर्शनल होगा, वो 3A स्क्वायर के प्रोपोर्शनल होगा। ठीक, अब जरा वापस ऊपर चलते हैं। ठीक है, लेकिन आई नॉट किसके प्रोपोर्शनल है, तो आई नॉट सिंगल सोर्स की सिंगल स्लिट से जो इंटेंसिटी है वो मैंने आई नॉट मांगी थी, मानी थी यहाँ पे, और जो एम्पलीट्यूड है वो क्या माना था A, तो आई नॉट किसके प्रोपोर्शनल होगा, A स्क्वायर के। ठीक है, अब इसी का यूज कर लेते हैं यहाँ पे। आई नॉट जो है वो किसके प्रोपोर्शनल है, A स्क्वायर के। अगर दोनों इक्वेशंस को डिवाइड कर दें तो आई नेट अपॉन आई नॉट जो आ जाएगा, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट जो होगा दोनों में कैंसिल आउट हो जाएगा, A स्क्वायर भी कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये 3 आ जाएगा। इसका मतलब जो नेट इंटेंसिटी आ रही है पॉइंट P पे वो आ रही है 3 टाइम्स आई नॉट, और यही आपको प्रूव करना था। क्लियर, यही हमें प्रूव करना था कि पॉइंट P पे जो इंटेंसिटी आएगी वो क्या आएगी, 3 टाइम्स आई नॉट।
ठीक है, तो ये आपको क्लियर होना चाहिए कि अगर 2 से ज़्यादा स्लिट्स हैं तो किस तरह से हमें फेज डिफरेंस फाइंड करना है, पहले पार्ट डिफरेंस फाइंड करना है, पार्ट डिफरेंस से फेज डिफरेंस फाइंड करना है, फेज डिफरेंस की हेल्प से फेजर डायग्राम बनाना है, नेट एम्पलीट्यूड फाइंड करना है और उसके बाद नेट इंटेंसिटी फाइंड करनी है। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। इन ए यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट द सेपरेशन बिटवीन द स्लिट्स दिया है आपको, स्मॉल डी की वैल्यू दी है, द वेवलेंथ ऑफ द लाइट लैम्डा दिया है जो वेवलेंथ यूज कर रहे हैं, एंड द डिस्टेंस ऑफ द स्क्रीन फ्रॉम द स्लिट्स, कैपिटल डी की वैल्यू दी है 2 मीटर। ठीक है, आपको स्मॉल डी दिया है, आपको कैपिटल डी दिया है, आपको वेवलेंथ लैम्डा दी है। ठीक है, इफ द इंटेंसिटी एट द सेंटर ऑफ द सेंट्रल मैक्सिमा इज 0.20 वॉट पर मीटर स्क्वायर, सेंट्रल मैक्सिमा के सेंटर पे इंटेंसिटी दी है आपको 0.20 वॉट पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो अगर मैं ये मानूं कि ये एक स्लिट ये है, एक स्लिट ये है, अगर सिर्फ स्लिट S1 ओपन हो, इसको नाम S1 इसको नाम S2 दे देते हैं, अगर सिर्फ स्लिट S1 ओपन हो तो पूरी स्क्रीन पे इंटेंसिटी कितनी होती है, मान लिया I0। अगर सिर्फ स्लिट S2 ओपन हो तो पूरी स्क्रीन पे इंटेंसिटी कितनी होती है, तो उसको भी कह देते हैं I0। ठीक, जब दोनों स्लिट्स ओपन होंगी तो इंटरफ्रेंस क्रिएट होगा, यहाँ पे पैटर्न क्रिएट होगा और मैक्सिमा की इंटेंसिटी तब कितनी होगी, तो वो होती है 4I0। क्लियर? यानी सेंट्रल मैक्सिमा की इंटेंसिटी किसी भी मैक्सिमा की इंटेंसिटी जो है वो 4I0 होती है और वो आपको वैल्यू दी है, कितनी दी है, वो दी है 0.20 वॉट पर मीटर स्क्वायर। मैक्सिमम इंटेंसिटी इतनी होती है। ठीक है, और मैक्सिमम इंटेंसिटी किसी भी मैक्सिमा के मिड पॉइंट पे होती है, उसके किसी भी मैक्सिमा के सेंटर, कोई भी मैक्सिमा मिनिमा होता है तो पैटर्न ऐसा ही तो होता है ना, कुछ इस तरह से, इस तरह से पैटर्न बनता है। ये इंटेंसिटी मैक्सिमम इंटेंसिटी है, ये मिनिमम इंटेंसिटी है, ये मैक्सिमम इंटेंसिटी है, ये मिनिमम इंटेंसिटी है। क्लियर? तो मैक्सिमम इंटेंसिटी 4I0 होती है और वो आपको क्वेश्चन में दी हुई है। पूछा क्या क्वेश्चन में पूछा गया व्हाट विल बी द इंटेंसिटी एट 0.5 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम दिस सेंटर अलोंग द विड्थ ऑफ द फ्रिंजेस। फ्रिंजेस की जो विड्थ है उसके अलोंग अगर हम बढ़े आगे, यहाँ पे फ्रिंजेस बनेंगी, फ्रिंजेस की जो विड्थ है उसके अलावा आगे बढ़े तो इस पॉइंट से 0.5 सेंटीमीटर डिस्टेंस पे कोई पॉइंट P मान लेते हैं, उस पॉइंट P पे इंटेंसिटी कितनी होगी वो आपसे पूछी गई है। ठीक है, तो इसको आप सिंपल ऐसा कर सकते हो कि एक वेव S1 से जाएगी पॉइंट P तक, एक वेव S2 से जाएगी, दोनों के बीच में कुछ पार्ट डिफरेंस आएगा। पार्ट डिफरेंस को आप फेज डिफरेंस में कन्वर्ट कर लो, कितना फेज डिफरेंस आएगा। फेज डिफरेंस जब पता लग जाए तो आप नेट इंटेंसिटी फाइंड कर सकते हो। क्या फॉर्मूला आओगे आई नेट का फॉर्मूला जो होता है वो होता है I1 प्लस I2 प्लस 2 रूट I1 I2 इंटू कॉस डेल्टा फाई। एक तरीका ये है। ठीक है, दूसरा तरीका ये है कि आप फेज डिफरेंस फाइंड कर लो, उसके बाद फेजर डायग्राम बना लो। ठीक है, फेजर डायग्राम कैसे बनाएंगे, एक का एम्पलीट्यूड स्मॉल ए अगर माने तो दूसरे का एम्पलीट्यूड भी स्मॉल ए होगा और उनके बीच में एंगल जो होगा वो उनके बीच का फेज डिफरेंस होगा डेल्टा फाई। क्लियर? और वहां से हम नेट एम्पलीट्यूड फाइंड कर लें और जो नेट इंटेंसिटी होती है वो नेट एम्पलीट्यूड के स्क्वायर के प्रोपोर्शनल होती है। ठीक, फेजर डायग्राम हम दो अगर स्लिट्स हैं तो उसमें नहीं बनाते हैं, क्योंकि उसमें बिना किसी फेजर डायग्राम के सिंपल फॉर्मूले से सॉल्व हो जाता है, क्योंकि दो के लिए तो फॉर्मूला होता ही है आपके पास। लेकिन जब स्लिट दो या दो से ज़्यादा हो जाती हैं, 3 स्लिट हो, 4 स्लिट हो, 5 स्लिट हो, फिर फॉर्मूला लगाना मुश्किल होता है। फिर हमें किससे सॉल्व करना पड़ता है, फेजर डायग्राम से सॉल्व करना पड़ता है, क्योंकि उसके बाद आपके पास 3 इंटेंसिटी हैं, 4 इंटेंसिटी हैं और वो किस तरह से आपस में डील कर रही होंगी तो हम फेजर डायग्राम बनाते हैं। ठीक है, तो जरा सॉल्व करना शुरू करते हैं। तो एक लाइन तो एक वेव तो जाएगी S1 से और दूसरी वेव जाएगी आपके S2 से। इनके बीच में यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे तो ये पाथ डिफरेंस होगा। ये जो लाइन है ये पाथ डिफरेंस के बराबर होगी। ठीक, ये पाथ डिफरेंस है। तो पाथ डिफरेंस डेल्टा एक्स फाइंड करें तो वो क्या होता है, डी साइन थीटा, ये डी इनके बीच का सेपरेशन होता है। साइन थीटा टेन थीटा होता है अगर स्मॉल डी जो है वो कैपिटल डी से काफ़ी छोटा है, और टेन थीटा क्या हो जाता है, टेन थीटा होता है वाई अपॉन कैपिटल डी। क्लियर? तो यहाँ से फाइंड करते हैं, सारी वैल्यूज पुट करते हैं इसमें। स्मॉल डी कितना दिया है सेपरेशन बिटवीन द स्लिट्स, तो वो दिया 2 mm 10⁻³
वाई कितना दिया है, वाई दिया 0.5 मीटर, 0.5 मीटर, ये चेक कर लेते हैं इसको। 0.5 सेंटीमीटर है ये। ठीक, ये 0.5 सेंटीमीटर है ये। तो 0.5 इंटू 10⁻⁻² डिवाइडेड बाई कैपिटल डी कितना है, तो कैपिटल डी दिया है आपको 2 मीटर, तो ये 2 से 2 कैंसिल हो गया। तो जो पाथ डिफरेंस आया वो आया आपका 5 इंटू 10⁻⁻6 मीटर। अगर हम इसको नैनोमीटर में कन्वर्ट करें, क्योंकि वेवलेंथ आपको नैनोमीटर में ही दी होगी, तो नैनोमीटर में अगर हम इसको कन्वर्ट करें तो इसमें 10⁻⁻9 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये नैनोमीटर आ जाएगा। तो ये कितना आ गया, ये आ गया आपका 5000 नैनोमीटर। पाथ डिफरेंस मिल गया। पाथ डिफरेंस के बाद हम क्या फाइंड करेंगे, इससे फेज डिफरेंस। फेज डिफरेंस कितना होता है, तो वो होता है 2π/λ इंटू डेल्टा एक्स। सारी वैल्यू पुट कर देते हैं। 2π/λ, लैम्डा कितना दिया है, वेवलेंथ कितनी दी है, तो वेवलेंथ आप देखोगे तो 600 नैनोमीटर दिया वो। तो ये आपका फेज डिफरेंस आपका आ गया 50π/3। ठीक है, अब इस 50π/3 को हम थोड़ा प्रॉपर तरीके से लिखते हैं। तो 3 से अगर डिवाइड करेंगे तो 16π प्लस 2π/3 लिख सकते हो आप इसको। 16π प्लस 2π/3। ठीक है, अब अगर हम फेजर डायग्राम बनाएं तो S2 वाली वेव ने एक्स्ट्रा पाथ ट्रेवल किया है, तो S2 वाली वेव जो है वो S1 से ज़्यादा पाथ ट्रेवल किया है, तो S2 वाली वेव का जो फेज है वो S1 से ज़्यादा होगा। कितना ज़्यादा होगा वो हमने फाइंड कर लिया है। तो ये अगर ये S1 का एम्पलीट्यूड है, S1 का एम्पलीट्यूड है A, तो S2 का जो एम्पलीट्यूड होगा वो इससे कितना आगे है, तो 16π प्लस 2π/3 आ गया। तो 16π जब आप करोगे तो आप उसी पॉइंट पे लौट के आ जाओगे। 2π प्लस 2π प्लस 2π 4π 8π 10π 12π, इससे करते करते 16π तक तो आप उसी पॉइंट पे लौट के आ जाओगे। फिर जब 2π/3 और एक्स्ट्रा ट्रेवल करोगे तो आप यहाँ पे पहुंचोगे। 2π/3 का मतलब होता है 120 डिग्री। ये होगा एम्पलीट्यूड ए, और ये किस स्लिट की वजह से है, ये S2 के स्लिट की वजह से। और इनके बीच में इफेक्टिव जो फेज डिफरेंस है, इफेक्टिव जो एंगल है वो 2π/3 है, क्योंकि 16π का जो है वो तो वापस घूम घूम के उसी पॉइंट पे आ जाएगा। 2π का कोई भी मल्टीपल होगा वो उसी पॉइंट पे आ जाएगा। ठीक है, इन दोनों का रिजल्टेंट कितना होगा, रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड, ठीक है, तो वो होगा √A² प्लस A² प्लस 2A इंटू cos 2π/3। cos 2π/3 होता है -½ तो ये -A² प्लस A² से कैंसिल आउट हो जाएगा। एम्पलीट्यूड आया आपका A। ठीक, नेट एम्पलीट्यूड कितना आया A। तो नेट इंटेंसिटी जो होगी वो किसके प्रोपोर्शनल होगी, वो A² के प्रोपोर्शनल होगी। ठीक, अच्छा, जो एक सिंगल स्लिट की वजह से जो इंटेंसिटी है वो हमने कितनी मानी है, वो हमने मानी थी I0, और I0 भी किसके प्रोपोर्शनल होगी, तो उसका एम्पलीट्यूड A² के प्रोपोर्शनल होगी, और नेट एम्पलीट्यूड भी A आया है। इसका मतलब जो नेट इंटेंसिटी होगी आपकी वो I0 के ही बराबर होगी, क्योंकि I0 भी किसके प्रोपोर्शनल है, A² के ही प्रोपोर्शनल है। ठीक है, किसी एक सिंगल सोर्स अगर हम सिंगल स्लिट ओपन करें तो एम्पलीट्यूड कितना होता है A, और नेट एम्पलीट्यूड भी कितना आ रहा है A। इसका मतलब जो इंटेंसिटी सिंगल स्लिट की वजह से होगी वही इंटेंसिटी नेट की वजह से होगी, तो वो कितनी आ रही है, I0। ठीक, क्लियर। I0 की वैल्यू कितनी होगी तो वो हम देख लेते हैं। क्वेश्चन में आपको 4 I0 की वैल्यू दी है, तो I0 की वैल्यू कितनी आएगी, तो I0 की हो जाएगी 0.2 डिवाइडेड बाई 4, तो 0.05 वॉट पर मीटर स्क्वायर। तो जो नेट इंटेंसिटी आ रही है वो भी I0 के ही बराबर आ रही है, और वो कितनी आ रही है, 0.05 वॉट पर मीटर स्क्वायर। ठीक, अगर आपको फेजर डायग्राम नहीं बनाना, आपको सीधे फॉर्मूला लगाना है। ठीक है, सीधे फॉर्मूला लगाना है। तो डेल्टा फाई हमने फाइंड कर लिया, कितना आया है, तो वो आया है 50, या इसको ऐसे लिख सकते हैं 16π प्लस 2π/3। आप डायरेक्ट फॉर्मूला पुट करो अब, तो वो भी आप कर सकते हो। वो इस केस में ज़्यादा ईजी रहेगा क्योंकि सिर्फ 2 सोर्स हैं। तो नेट इंटेंसिटी जो आएगी वो आ जाएगी I0 प्लस I0
प्लस 2 अंडर रूट आई नॉट, तो आई नॉट का स्क्वायर इंटू कॉस 16 पाई प्लस 2 पाई बाई 3। ठीक, तो ये हो गया 2 आई नॉट प्लस 2 आई नॉट, ये हो गया। और cos 16 पाई प्लस 2 पाई बाई 3 जो होगा वो cos 2 पाई बाई 3 के बराबर ही होगा। cos 2 पाई बाई 3 जो होता है उसको हटा के माइनस हाफ लिख सकते हो आप। 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो 2 आई नॉट माइनस आई नॉट, तो नेट इंटेंसिटी क्या आ गई आपकी आई नॉट। ठीक है, जब दो स्लेट हैं तो आप डायरेक्ट फॉर्मूला लगाओ, वो ज़्यादा ईजी है। दो से ज़्यादा स्लेट हैं तो मजबूरी में आपको फेजर डायग्राम बनाना ही पड़ेगा। इस केस में मैंने इसलिए बना के दिखा दिया है ताकि आपको प्रैक्टिस थोड़ी सी हो जाए। क्लियर?